आ जाइए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? और जैसा कि हम लोग का अनाउंसमेंट था कि एक इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसकी 6-7 महीने से डिमांड थी, और हमारा जो VSRM बैच था हिंदी मीडियम का वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक नया प्रयास है कि एक सेपरेट इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू किया जाए, क्योंकि अभी तक जो लोग भी पढ़ा रहे थे, अधिकांश जो हमारे पास रिव्यूज़ हैं वो मिक्स पढ़ा रहे थे। तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती थी, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में कहीं ना कहीं किसी का सिलेबस छूट ही जाता था, क्योंकि आप भी जानते हो 2 लैंग्वेज में एक साथ पढ़ाना एक ड्यूरेशन में बहुत टफ काम है। तो एकदम सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैच है, और इस बैच की खासियत ये है कि इसमें जो कंटेंट है वो भी आपको इंग्लिश मीडियम में टोटल रहेगा, पढ़ाने वाले भी सब इंग्लिश से फैमिलियर हैं। और हालांकि मैक्सिमम टीचर वही हैं जिनको आपने हिंदी मीडियम में देखा था, कुछ टीचर हमने इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से ऐड किए हैं। और एक बड़ी टीम है, करीब 10 टीचर्स की टीम है। मुझे लगता है कि एक काफ़ी ज़बरदस्त आप लोगों के अनुभव रहेंगे, ये हमें बिल्कुल उम्मीद है। तो हम लोगों ने कहा पहले आपको एक शुभकामना के साथ ये बैच की शुरुआत की जाए। हालांकि हम लोगों ने आपको इसका पूरा मॉडल बता दिया था कि ये पार्ट ए पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए का मतलब होता है प्री प्लस मेंस के टॉपिक होंगे, और पार्ट बी हिंदी है। तो पार्ट बी जो होगा वो मेंस के टॉपिक रहेंगे, है ना। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है कि 3 सब्जेक्ट GS के चलेंगे, एक सब्जेक्ट हिंदी का चलेगा। अब हिंदी का चलने का क्या है, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहीं ना कहीं हिंदी अंत के टाइम में पढ़ाने से समस्या क्या होती है कि उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने 1.5 घंटे का लेक्चर एक हिंदी का भी इसमें रख दिया है, जिसके कारण आप अभी पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर लोगे 1 महीने में। उसके बाद में जो आपका प्री जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद केवल ओनली मेंस की क्लासेस चलेगी। तो हमारा टारगेट है कि करीब 15 से 20 अप्रैल तक आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, और जो कॉमन टॉपिक होंगे प्री प्लस मेन से वो कंप्लीट करा ली जाएंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि जनरली जिन लोगों के प्रीलिम्स भी निकलते हैं ना, उसमें अधिकांश वही होती हैं जिनकी मेंस स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे है ना। तो चलिए अब इसके बारे में टीचर्स अपने बारे में आपको बता देंगे कि उनको क्या टॉपिक पढ़ाना है, हमारी रूपरेखा क्या है, वो डिटेल में आगे स्लाइड में आपको बता दी जाएगी। हम लोग केवल आए थे कि आप लोगों को अगर और भी कोई डाउट हो तो अभी चूंकि डेमो लेक्चर के तौर पे रहेगा, क्योंकि इसमें पूरी आउटलाइन बताई जाएगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये जहाँ भी लेक्चर आपको मिलेगा। और बाकी आप अपने और फ्रेंड्स को जरूर सूचित करें, क्योंकि ये हम आपने देखा होगा जैसे वो व्यवस्थित पूरा प्रोग्राम हुआ, हालांकि उसमें एक दम से उन लोगों ने सिलेबस बदला आयोग ने, तो हमें उसमें फिर 2 बैच बनाने पड़ गए हिंदी मीडियम में। मतलब जो 2.0 करके हमें करीब 400 घंटे की क्लासेस अलग से ऐड ऑन करने पड़ गई। ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें 24, 25, 26, 27 जो भी आप फोकस कर रहे हो, मतलब जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा ये पूरे टॉपिक आपके काम में आने वाले हैं, है ना। तो फिर आपको जो डिटेल हो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर पाएंगे। और बाकी बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हमारा बैच जिस मेहनत के साथ शुरू हुआ है, तो आप भी अपने लक्ष्य को पाएंगे, तो हमारी ये मेहनत सफल मानी जाएगी। चलिए मैं सरस सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द बोले, फिर हमारे टीचर्स बैच को कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, बट बस मैं फिर से एक बार आपको चीज़ें क्लियर कर दूं। हिंदी मीडियम हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। हिंदी मीडियम का जो बैच था उसमें मोर देन 700 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अभी भी वो 2024 का जो नया सिलेबस है उसकी क्लासेस उनकी अलग से चल रही हैं। और जो 25 फरवरी है वहाँ से उनके लिए जो नए बचे हुए टॉपिक थे उनका एक अलग सेगमेंट चलेगा। आज से हम इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा कम्प्लीटली सेपरेट बैच रहेगा। और आपको मेंस का एक सेशन भी इसके इसके साथ में मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हिंदी का जो पेपर है मेंस का, वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जीएस तो वो फिर भी कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू उसके लिए हिंदी और निबंध, क्योंकि निबंध जो है वो भी हिंदी में ही है। तो हम पैरेलल इसको लेकर के चलेंगे। और जो बच्चे 11 मार्च का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। लेकिन इंग्लिश मीडियम को डेडिकेटेड करते हुए हमारे पास में बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़, और जिनको
अभी बहुत सारे बच्चे पर डे जुड़ रहे हैं, तो हमने उनको ईज़ करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने मेंस का जो हिंदी का पेपर 5 जो है उसको भी इसके साथ में स्टार्ट कराया है। ये सेगमेंट लगभग 1500 घंटे का रहेगा, पूरा का पूरा जो बैच आपको मिलेगा। एक बार आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये आपको अब चूंकि अगले 3-4 सालों 5 सालों तक सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, तो आप इसको कई बार रिपीटेड सेगमेंट में देख पाएंगे, है ना। इसका वैलिडेशन हम इस तरीके से प्लान करके रखेंगे। हर सेगमेंट के बाद, हर क्लास के बाद आपको जो है प्री क्लास पीडीएफ और पोस्ट क्लास पीडीएफ एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। कोई भी दिक्कत जाती है तो जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल करके, है ना, विक्रम सर की जो टीम है उससे आप बात कर सकते हैं। आरंभ की जो टीम है, आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी की, उससे आप बात कर सकते हैं। लोग आपको जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इसको सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ज्योग्राफी की क्लास आपकी जो है, इंडियन ज्योग्राफी की जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, मैं अनुराग सर को इनवाइट करता हूं, तो वो आपकी क्लास इनिशिएट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं पीएस एजुकेशन के साथ। मैं अनुराग सक्सेना आपका स्वागत करता हूं आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि आज हमारा एक बैच ओपन हुआ है, वो आज से शुरू हो रहा है, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए एक सेपरेट बैच है पूरा। इस बैच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, हम कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगा, इस कोर्स को हम कैसे पूरा करेंगे, और इसमें शामिल किया गया है यूनिट नंबर 3 में। चलिए, तो पहले तो हम कोर्स की स्टडी देख लेते हैं कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है। ये कोर्स आपके लिए ऐसा क्यों बनाया गया है, ताकि आपका प्री प्लस मेंस दोनों का भर हो सके, कम समय में, कम ड्यूरेशन में आपका कोर्स पूरा हो सके। तो पहले स्ट्रेटेजी देखिए हमारी क्या होगी। पहले तो कोर्स को समझ लीजिए। कोर्स प्री मेंस दोनों होगा। इसमें पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध होंगे, ताकि आपको जो नोटिंग करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो, कम से कम, क्योंकि समय आपके पास कम है, अप्रैल में आपका एग्जाम है। यही कारण ये प्री और मेंस और पीडीएफ नोट्स आपको तीनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप पीडीएफ को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी नोटिंग करने में समय ना लगे, आप सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स चलेगा पूरा सेपरेट बैच है, लाइव क्लास रहेंगी इसमें। याद रखिए, प्री प्लस मेंस दोनों का है, ये केवल प्री का बैच नहीं है, केवल एमसीक्यू तैयारी नहीं हो रही है, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी तैयार होगा आपका, मेंस की आंसर राइटिंग भी तैयार होगी। इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, बेस एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच भी है, याद रखिए, जो चल रहा है हमारा। इस सेपरेट बैच में 2 पार्ट हैं, याद रखिए। पार्ट में हमने एक पार्ट 2.1 था हमारा, उसको हम पूरा कर चुके हैं, और नए सिलेबस पे जोड़े गए हैं टॉपिक, उसके लिए पॉइंट 2.0 शुरू किया गया है बेस एजुकेशन आरंभ के द्वारा। तो 2.0 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बैच है, तो आपके कोई सहपाठी हो, कोई मित्र हो, कोई परिवार में कोई हो, ठीक है, फैमिली मेंबर हो, कोई ज्वाइन करना चाहे, तो हिंदी मीडियम का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके रिकॉर्डेड क्लास भी है, और वो टॉपिक जो इस बार जोड़े गए हैं 2024 में, उसके नए टॉपिक की लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है। तो ये 2 हमारे कोर्सेस हैं। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई हमारा इस कोर्स में हम जो ज्वाइन किया है आपने, ठीक है, उसका फॉर्मेट कैसा होगा। हमारा जो कोर्स होगा, इसमें पीपीटी के माध्यम से हम स्टडी करेंगे, और पीडीएफ के माध्यम से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कई बार देख भी सकते हैं, और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ यूनिट बाय यूनिट हम तैयारी करेंगे।
ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं, हम यूनिट बाय यूनिट हमारे लेक्चर होंगे, ठीक है। याद रखिए, यूनिट बाय यूनिट पढ़ने से ये फायदा हुआ कि आपको भी मालूम होगा कि टॉपिक क्या चल रहा है और टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी कि लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। भैया किसी कारणवश आप किसी वर्ष या किसी दिन मान लीजिए लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होगा आपको, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ताकि सेव हो जाएगा, ताकि आप फिर से बार बार उस चीज़ों को देख सकें। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास नहीं की तो आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा। अब देखिए कोर्स हमने कैसे डिजाइन किया है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है स्टूडेंट के साथ कि हम प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, क्योंकि पेपर अप्रैल में है, समय कम बचा है, ठीक है भैया, 18 तारीख आ चुकी है, मार्च अप्रैल, ठीक है, बस आपके पास ज़्यादा से 10 अभी 60 से 65 दिन का समय बचा है। तो 60 से 65 डेज के बीच में आप क्या पढ़ें, हम प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें। मान लीजिए आपने पूरा जी जोर लगा के प्री तैयारी की और प्री क्वालिफाई हो गया, ठीक है, उम्मीदें होगा, लेकिन एक समस्या आएगी कि मेंस में आपके पास ड्यूरेशन बहुत कम होगा, ठीक है, मेंस तैयार करने का, और इस कम ड्यूरेशन में आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, मेंस के नोट्स नहीं बना सकते, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है अगर मेंस ही क्वालिफाई ना हो। तो प्री क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है अगर मेंस की तैयारी नहीं है आपकी, ठीक है। अब आपके पास टाइमिंग कम है, ड्यूरेशन कम है, ऐसे में आप मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप तभी कर सकते हैं कि जब आपने मेंस का बहुत बड़ा पोर्शन प्री में तैयार कर लिया हो। जैसे इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप पाई डायग्राम से, हमारे पूरे सिलेबस का, ठीक है, 30% प्री में है और 70% मेंस में है। तो अगर आप पूरे सिलेबस को माने तो आप जब प्री तैयार करते हैं, प्री की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप केवल 30% सिलेबस ही देखते हैं। यूनिट नंबर 10 जो आपके टोटल यूनिट 10 है आपकी, उस टोटल जो 10 यूनिट्स में आपके सिलेबस का 30% ही पोर्शन कवर किया जाता है, और आप केवल अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो आप केवल 30% ही पोर्शन तैयार करते हैं, 2 से 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने पढ़ के। लेकिन पेपर के बाद आपके पास समय 2.5 से 3 महीने का रहता है, ठीक। अब 3 मंथ में आप इतना बड़ा 70% सिलेबस कवर नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू बेस था, ये पूरा रिटन है। अब ऐसे में सोचिए 70% सिलेबस कवर करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कैसे होगा। इसलिए हमारा ये कोर्स डिजाइन किया गया कि हमने उस पूरे के पूरे टॉपिक में ऐसे कॉमन टॉपिक को हमने अलग कर लिया जो प्री और मेंस दोनों में कवर करते हैं। जब हमने टॉपिक को प्री और मेंस को अलग किया तो हमारा 60% सिलेबस क्या हो जाता है, हमारा प्री से में ही कवर हो जाता है। तो फिर हमें जो 2 से 3 मंथ, 2 से 3 मंथ्स का ड्यूरेशन मिलता है, उसमें हम 40% सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बर्डन कम हो गया। याद रखिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा टॉपिक कहाँ कवर कर चुके हैं, प्री प्लस मेंस में ही कवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉमन टॉपिक देख लिए। जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में आप क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, और मेंस में भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। ज्योग्राफी में आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो मेंस में भी क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो केवल आप डेटाबेस पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लाइमेट को मेंस के फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से, एलिनो है, लानिनो है, साउथ ऑक्सीलेशन है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ते थे क्योंकि मेंस में होते थे। अब ये मेंस में भी है, प्री में भी है। तो हम जब इसकी स्टडी करें, इसको पढ़ें, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों को मिला के पढ़ें। इससे हमारा मेंस का पोर्शन भी कवर हो जाएगा और प्री की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। हम बहुत जाके डीप में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम प्री पढ़ते हैं, एमसीक्यू बेस पढ़ते हैं, तो हम केवल डेटा पे फोकस करते हैं। लेकिन जब हम मेंस पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। इसलिए हमारा ये सिलेबस कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया कि आपका प्री के मेंस से पहले ही प्री में ही 60% सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आपका 40% केवल 2 से 3 महीने का जो समय मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा मेंस के लिए, उसमें आराम से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक से हम इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। अब आपने देखा कि पार्ट ए और पार्ट बी में हमारे कोर्स को बांटा गया है, ठीक है। अब ये पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, ठीक है। पार्ट ए है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट ए कहलाएगा। और पार्ट बी में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे प्री के बाद, जिसमें क्या होगा, जिसमें केवल मेंस के टॉपिक होंगे। तो देखिए, हमने बहुत बड़ा सिलेबस कवर कर लिया। प्री में हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, बहुत डीप में जाके हमने स्टडी करी। क्यों? क्योंकि हमने प्री प्लस मेंस के दोनों को टॉपिक को एक साथ पढ़ा है। अब कोई चीज़ प्री में है और मेंस में भी है, तो उसमें डीप में जाके पढ़िए, ताकि पेपर कितना भी टफ आ जाए, ठीक है, तब भी आराम से आपसे क्वेश्चन बने। पेपर कितना भी लॉजिकल क्यों ना आ जाए, तब भी क्वेश्चन बने। ये ना हो कि पेपर हमने केवल डेटाबेस पेपर पढ़ के गए और डेटाबेस पेपर आ गया तो बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पेपर आया तो नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पेपर तभी बनता है जब आप मेंस अच्छा से पढ़ा हुआ हो, ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से अपने कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि केवल आप 30% सिलेबस को ना पढ़ें,
आप 60% सिलेबस को पहले कवर कर लें, ताकि मेंस में आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। मेंस में ड्यूरेशन कम मिलता है, याद रखिएगा। उस समय तक आपका 60% सिलेबस का नोट्स तैयार होगा, 60% सिलेबस तक का वीडियो लेक्चर तैयार हो चुके होंगे, आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, आपकी आंसर राइटिंग हो चुकी होगी, ठीक है। बाद में 40% हम पार्ट बी में शुरू करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मेट है, ये हमारे कोर्स का तरीका होगा। ये कोर्स हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपने में कैसे डिसाइड किया कि पार्ट ए और पार्ट बी में, तो हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो ज्योग्राफी की बात करें तो एमपीएससी का जो प्री का न्यू सिलेबस है, इसको हमने देखिए पहले क्या किया है, प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स, ये पीडीएफ और ये पूरी पोस्ट पीडीएफ, प्री पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएंगी, आसानी से समझ सकते हैं। तो प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं उसको हमने एक जगह पर सेपरेट कर लिया। यानी जब हम माउंटेन पढ़ेंगे, हिल्स पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे, रिवर है, लेक है, तो इनको हम प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्री में भी है, ये हमारे मेंस में भी है। तो प्री और मेंस एक साथ पढ़ने से ये होगा कि ये टॉपिक हमें फिर से मेंस में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हम उससे पहले ही इसको कवर कर चुके होंगे। तो यूनिट नंबर 3 जो हमारा है प्री का, इसके साथ ही साथ हमारा पेपर नंबर फर्स्ट का पार्ट बी का यूनिट नंबर 1 जो मेंस है वो भी कवर हो रहा है साथ में। इससे हमारा बर्डन कम हो जाएगा प्री के बाद। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि प्री महत्वपूर्ण नहीं है, प्री मेंस महत्वपूर्ण होता है, मेंस ही मेन कहलाता है, इसलिए उसकी तैयारी साथ में करनी पड़ती है। और दूसरी बात, मेंस को जब आप डीप में पढ़ते हैं तो ही आपका प्री क्वालिफाई करना और आसान हो जाता है। तो हमने प्री और मेंस से कॉमन टॉपिक तैयार किए हैं। इस कॉमन टॉपिक पहले पार्ट ए में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस होगा ये हम पढ़ेंगे पार्ट ए में, ठीक है। यानी प्री प्लस मेंस दोनों के कॉमन टॉपिक, वो टॉपिक जो प्री में भी है और मेंस में भी है। इसके बाद हम देखेंगे वो टॉपिक जो केवल मेंस में है, ओनली मेंस में टॉपिक है। जैसे ज्योग्राफिकल नॉलेज क्या है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, आईओडी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मिलेट्स क्या है। अब आपके प्री के सिलेबस में है मेजर क्रॉप्स और मेंस में भी है मेजर क्रॉप्स, तो हमने दोनों में शामिल कर लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, इरिगेशन की, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, इरिगेशन की, ये सब चीज़ें मेंस में है, प्री में नहीं है, तो हमने इसको मेंस में ही शामिल किया है, प्री से अलग कर दिया है। यानी प्री प्लस मेंस से कॉमन टॉपिक अलग है और मेंस से कॉमन टॉपिक अलग है। ये ओनली मेंस वाला टॉपिक जो हमारा होगा इसे हम कहेंगे पार्ट बी। तो पार्ट बी में हम मेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी हमारे पूरे इस कोर्स की, ताकि आपको बेहतर तैयारी हो सके, आपकी तैयारी जो है प्रिपरेशन अच्छी से हो सके, ताकि कोई बर्डन भी ना है। ये ना हो कि पूरी में पूरी जी जान लगा दिया और मेंस में हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पेपर का नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3। पहले ये ओल्ड सिलेबस में यूनिट नंबर 4 था, अब ओल्ड सिलेबस को भूल जाइए, हम तो न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं। न्यू सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में शामिल किया गया है, ठीक है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। अब आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है नहीं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें केवल इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़नी है ज्योग्राफी के वाले पोर्शन में। तो इंडियन ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 3 में इसको शामिल किया गया है। और आज का हमारा जो हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये हमारा पहला इंडिया का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो भाई पहला टॉपिक हम इंट्रो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है पहला टॉपिक है माउंटेन, पहला टॉपिक उसमें शामिल किया गया है प्लेट्यू, प्लेन, लेक्स, रिवर, इन सब टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आपके सिलेबस की पहली लाइन है। अब बताइए, अगर आपने इंडिया की लोकेशन को नहीं समझा है, इंडिया की नेबर कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, इंडिया में इक्वेटर लाइन पास करती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, इंडिया के क्लाइमेट को नहीं समझा है, तो आप डायरेक्ट सीधा माउंटेन पे कैसे पहुंच जाएंगे? सीधी सी बात है, आप माउंटेन पे कैसे पहुंचेंगे? पहले आपको उसकी टोपोग्राफी समझनी होगी कि इंडिया की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। आप डायरेक्ट प्लेट्यू कैसे पढ़ने लगेंगे जब आपको मालूम ही नहीं है प्लेट्यू है कहाँ पर, आपको मालूम ही नहीं है कि प्लेट्यू फॉर्मेशन कैसे हुआ प्लेट्यू का। यही कारण है कि पहले हमें इंट्रो देखना होता है कि हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर हैं, ठीक है, वर्ल्ड में हमारी पोजीशन क्या है। क्लियर है? तो इसलिए आज का पहला टॉपिक आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। चलिए, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो ये मैप आपको दिख रहा होगा सामने, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, याद रखिए। अब इस इंडिया में पढ़ना क्या है? इस इंडिया में पढ़ते समय, हमेशा इंट्रो पढ़ते समय पहले देखते हैं हम कि हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। पोजीशन की मतलब क्या होता है कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं कि हम साउथ हेमिस्फीयर में आते हैं, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, ठीक है। इसी को समझने की जरूरी है, पहले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि भाई जो हमारा ये पूरी अर्थ है, इस अर्थ की सेंट्रल लाइन कहलाती है 0 डिग्री।
ठीक, इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहलाती है ये हमारी? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर लाइन कहलाती है। इक्वेटर के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यह कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर, और यह कहलाता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक, ये दो हेमिस्फीयर हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहली बात हम इंट्रो देख रहे हैं, तो हम इंडिया काहे में हैं? इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि इंडिया साउथ हेमिस्फीयर में है? तो पहली बात याद रखिएगा, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है। यही कारण है कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकेशन बेसिस पे, इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन पूछी गई थी। तो इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन पूछते हैं तो हमेशा लैटिट्यूड हमेशा कौन सा होगा? नॉर्थ, साउथ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि 0 से 90 का जो लैटिट्यूड है हमारा, ये हमारे इंडिया में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यही कारण है हम नॉर्थ लैटिट्यूड में गिने जाते हैं, साउथ लैटिट्यूड हमारे में नहीं आएगा। पहले दिमाग में ढाल लीजिए इस बात को, कभी भी साउथ लैटिट्यूड हमें नहीं लिखना है, हमेशा नॉर्थ लैटिट्यूड ही आएगा इंडिया में। चलिए, अब बात आती है, ये तो हो गया लैटिट्यूड पोजीशन की, अभी हम देखेंगे इसके आगे। अब आती है कि भाई लॉन्गिट्यूड पोजीशन कैसी है हमारी, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है? तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम कहां पर आते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड की बात हम करें, तो लॉन्गिट्यूड में हम कहां आते हैं? तो एक लाइन आपने सुना होगा, इसे हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। यह है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है क्या? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। इस GMT के अगर आप ईस्ट में जाते हैं, ये क्या है? ईस्ट, इसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यह कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो आता है वो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं आता। तो हमें पहली चीज तो लोकेशन मालूम पड़ी कि इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में है कहाँ। तो इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर और साउथ लैटिट्यूड हमारे इंडिया की पोजीशन में नहीं आएगा, हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन में नहीं आएगा। तो दो चीजें हमें क्लियर हुई कि हमारी पोजीशन कहाँ में आती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और हमारी पोजीशन कहाँ में आती है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर हमारा पार्ट नहीं है। याद रखिए, इंडिया की एक्सटेंशन इतना नहीं है, केवल इसी दो लैटिट्यूड में इंडिया शामिल है। अब आप इस मैप से देख सकते हैं, पूरा इस पूरे वर्ल्ड मैप से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम काय में आते हैं? इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमने अभी देखी थी, ये कहलाती है इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर के नॉर्थ में है तो हम आते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और प्राइम मेरिडियन मतलब GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है 0 डिग्री की, प्राइम मेरिडियन के हम ईस्ट में है, तो हम काय में आ गए? हम आते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है? तो जब भी हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो हमेशा क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दो चीजें क्लियर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बार बार चीजें रिपीट होंगी तो कन्फ्यूजन शुरू होता है। ऐसा ना हो कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम गुजरात की बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है और आपका गुजरात वेस्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। नहीं, ये पूरा का पूरा ईस्ट में ही चलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो लेह लद्दाख में ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु में सदर्न हेमिस्फीयर आएगा। नहीं, इसमें भी नॉर्दर्न ही आएगा, क्योंकि हमारी पोजीशन ही कहाँ पर है? पूरी की पूरी नॉर्दर्न में आती है। तो दो चीजें हमारी क्लियर होती हैं, पहले तो पोजीशन के बेसिस पर। अब आती है बात, भाई ये तो हमने देख लिया कि हमारी पोजीशन क्या है। तो वर्ल्ड में 194 कंट्री हैं, 194 कंट्री में हमारी पोजीशन, हमारा एरिया कितना है, हमारी रैंक कौन सी है, ये मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। ठीक है, हमारे पूरा एरिया है कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से डेटा क्वेश्चन आ सकता है। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन संभावना कम होती है, लेकिन क्या हो सकता है? आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, कि डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए कि भाई पहला स्टेटमेंट
दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन तो सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी होता है, और लेंथी क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग भारी हो जाता है कि ये पेपर इतना कठिन कैसे आ गया, जबकि कठिन पेपर नहीं है, पेपर टफ नहीं आया है, बस उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? तो हमारा एरिया तो मालूम पड़ गया। तो एरिया मालूम पड़ा तो वर्ल्ड सरफेस का हम कितना कैरी करते हैं, तो वर्ल्ड सरफेस का हमारे पास कितना है, 2.43% है। अब सोचिए ये पूरा वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड का पूरे टोटल जो हमारा वर्ल्ड सरफेस है इसका केवल 2.43% हमारे पास है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम देखेंगे आगे आकर जब हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे तब सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम क्यों है, इसलिए है क्योंकि हमारे पास एरिया 2.43% है टोटल वर्ल्ड का सरफेस का, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन का 17% है, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे पास है। तो जब 17% पॉपुलेशन केवल 2.43% इलाके में रहती है तो क्या होगा, आपके डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, सीधी बात है, स्लम एरिया ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इलिटरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखिए मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एरिया तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो पॉपुलेशन ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मालूम पड़ी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है हमारे, सॉरी टोटल एरिया का कितना परसेंट है और हमारा इंडिया का एरिया क्या है। आज अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये केवल हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके सिलेबस में लिखा है माउंटेन प्लेट्यू, इसकी चर्चा हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, लेकिन पहले हम लोकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। अब इंडिया की लोकेशन हमने देख ली, भाई इंडिया 2.43% कैरी करता है वर्ल्ड सरफेस का। तो भाई इंडिया की रैंक कौन सी है, 2.43% है, तो सोचने में लगता है कि बहुत पीछे होगी, नहीं, वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है, तो शुरू के टॉप 6 कंट्री कौन से हैं एरिया वाइज, ये भी मालूम होने चाहिए। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, जो अभी खूब चर्चा में है, हाल ही में देखिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीनेशन डिस्कवर कर ली है, ठीक है, इन्वेंट कर ली है, सॉरी। तो कैंसर की वैक्सीन को लेकर चर्चा खूब है रशिया में अभी हाल फिलहाल, देखिए व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी चर्चा में चलते हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर भी आपने सुना होगा, पिछले साल से चल रहा है, 1 साल से। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। सेकंड नंबर पर कनाडा, अभी हमारे हाल फिलहाल हमारे जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, माफ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे हमारा कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है कनाडा और इंडिया के इशू को लेकर। तो चीज़ें पढ़ते समय देखिए करंट से भी जोड़ते जाया कीजिए। थर्ड कंट्री है वर्ल्ड की लार्जेस्ट है चाइना। ठीक है, हमारा और चाइना का तो हम जानते हैं हमारे रिलेशन कितने खट्टे मीठे चलते हैं। चौथा महत्वपूर्ण जो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री है यूएसए, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है अपने आप में, और यूएसए सब दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। 5वें नंबर पे आता है, फिर पोजीशन पर आता है, ठीक है याद रखिए, वो है ब्राजील, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका की एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। 6th पोजीशन पर आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन पर आते हैं इंडिया। तो आपको कंट्री वाइज भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया की 7th पोजीशन है, तो हमसे 6 कौन आ गए, ठीक है, टॉप 6 में कौन आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कंफ्यूजन क्या होता है, रशिया तो याद रहता है हमें, लेकिन हम जो क्या होते हैं, हम चाइना और कनाडा को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे कैसे याद करें। तो इसको लेकर हिंदी में है, इंग्लिश में तो ट्रिक नहीं है, लेकिन हिंदी में ट्रिक बनी हुई है। हिंदी में वो ट्रिक क्या है, इस चीज को देख लीजिए। हिंदी में ट्रिक है, रुख चीन अब आया भारत। ठीक है, ये जो ट्रिक बनी हुई है, इस ट्रिक से आप इंडिया के से बड़े जो 6 कंट्री हैं, लार्जेस्ट कंट्री हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। ये लाइन याद कर लीजिए, रुख चीन अब आया भारत, तो यही हो रहा है। ठीक है, अब चीन को रुकना पड़ेगा, हमारा नंबर आ चुका है आगे बढ़ने का। तो रुख चीन अब आया भारत की बात हो रही है। रुख में ये हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन इतनी हिंदी तो सभी को जाती है, इतनी हिंदी आप याद ही रख सकते हैं कि रुख चीन अब आया भारत को याद कर लीजिए। इससे आपको ये क्वेश्चन जो आता है एरिया वाइज वाले क्वेश्चन, ये गलत कभी नहीं होगा। जैसे रुख से रूस, ठीक है, का से क्या है, कनाडा, चीन तो है ही चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वें पे इंडिया आ गया। तो आपको याद नहीं रखना है कि इंडिया के 6 पहले कौन से कंट्री हैं, आपके पास वैसे याद है। अगर आपने रुख चीन अब आया भारत को याद कर रखा हुआ है, तो पेपर में अगर मान लीजिए रशिया नहीं पूछा गया, क्योंकि जो टॉप पर है और सबसे छोटा है वो नहीं पूछते आजकल, वो बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ठीक है, अमेरिका और चाइना। अब क्वेश्चन पूछा गया इनको आपके डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए एरिया वाइज। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल ये बात याद रखनी है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया का एरिया क्या है, वर्ल्ड सरफेस का एरिया कितना है इंडिया के पास, उसके अलावा इंडिया की पोजीशन कौन सी रैंक है, ये अभी हमने जानने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की पोजीशन हम देख चुके थे वर्ल्ड में कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की पोजीशन है। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो हमारी पोजीशन आती कहाँ पर है, हमारी लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, टोटल करेक्ट पोजीशन क्या है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो 0 से लेकर 90 तक है, तो हम कहाँ पर हैं 0 से लेकर 90 तक, ये मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो लैटिट्यूड पोजीशन है, याद रखिए, क्योंकि लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, हमेशा नॉर्थ से साउथ निकालते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ निकलेगी लैटिट्यूड हमेशा। या तो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में होते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में होते हैं, लेकिन हमारी तो नॉर्थ में निकलेगी क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के पार्ट हैं। तो हमारी जो लैटिट्यूड पोजीशन है वो क्या है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ साउथ की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारी लैटिट्यूड पोजीशन है। अभी हम मैप पर देखेंगे इसको। और हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारी क्या है, ये हमारी आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन है। ईस्ट में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अभी हमने देखा था हम काय में आते हैं, हम इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस मैप पर हम देखें जो हमने लैटिट्यूड पोजीशन और लॉन्गिट्यूड पोजीशन पढ़ी है इसके बारे में, तो लैटिट्यूड कहाँ से निकालते हैं, हमेशा नॉर्थ से साउथ निकलेगा, और हम तो नॉर्थ में ही रहते हैं। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब 8 के बाद क्या आएगा, 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक पहुंचेंगे हम। जब हम पहुंचेंगे 23rd, फिर 23rd हाफ, 23rd हाफ की जैसी बात होगी तो ये क्या आ जाएगा, 23rd हाफ। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ पे आया, क्लियर हुआ कैसे आया, 8 के बाद शुरू किया हमने, 9 10 11 12, अब 23 है, 24 25, कहाँ तक जाना है हमें, हमारी जो पोजीशन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री से शुरू होते हैं 37 डिग्री तक हम हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी लैटिट्यूड पोजीशन क्लियर हो जाती है। अगर इसी की हम बात करें हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन की, तो हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है इसको देख लेते हैं। हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन कहाँ से आ रही है, ये निकलेगी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। तो ईस्ट में हमारी कहाँ से आती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारी क्या पोजीशन है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन है। तो लॉन्गिट्यूड हमेशा कहाँ से निकाल रहे हैं, आपकी ईस्ट टू वेस्ट, और लैटिट्यूड कहाँ निकाल रहे हैं हम, साउथ से नॉर्थ में कितनी पोजीशन है हमारी। तो हमारी लैटिट्यूड पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ लैटिट्यूड हमारी लैटिट्यूड पोजीशन हो गई। और लॉन्गिट्यूड कहाँ से शुरू होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड को लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली, लॉन्गिट्यूड को लेकर समस्या आनी है, क्योंकि लैटिट्यूड से आपकी पोजीशन मालूम पड़ती है, लॉन्गिट्यूड से आपकी टाइमिंग मालूम पड़ती है कि आपका टाइमिंग क्या होगी। तो वर्ल्ड में सब जगह टाइमिंग अलग अलग है, ऐसा क्यों है, इसी को थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। इसका बेसिक समझ लीजिए थोड़ा सा, ताकि क्लियर रहेगा चीजें कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब सन कहाँ से निकलता है, सन निकलता है ईस्ट से, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट, और सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में, ठीक है। अब जो ये लाइन कहलाती है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, और लॉन्गिट्यूड लाइन कैसे खींची जाती है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ये हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन है, ठीक है। हम समझेंगे इसके बारे में। अब देखिए पृथ्वी कहाँ जा रही है, अर्थ कहाँ मूव कर रही है, अर्थ कहाँ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। तो जहां पर सनराइज सबसे पहले सनरेज पड़ेगी वहीं से मॉर्निंग होगी, सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी। तो शुरुआत होती है 180 डिग्री से, कहाँ से शुरू होता है, 180 डिग्री से, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड से हम कहते हैं दिन शुरू हो गया, दुनिया भर में दिन की शुरुआत होती है।
न्यू डे ओपन होता है। धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट जा रही है अर्थ, और सन आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यानी सन जैसे जैसे हमारे पास आता जा रहा है डिग्री दर डिग्री, ठीक है, चेंज होता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है ये होती है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्कल कितने डिग्री का है? 360, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती है टोटल? 360। यानी सन को हर एक डिग्री पार करने में लगेंगे 4 मिनट्स। कितने लगेंगे? 4 मिनट्स का समय लगेगा, यानी हर 1 डिग्री कवर करने में सन को लगेंगे 4 मिनट्स का समय लगेगा। क्लियर हुआ? अब वापस आइए। तो इस कंडीशन में 97 डिग्री पे सन सबसे पहले आएगा, क्योंकि ईस्ट में सन निकलता है। तो जब सन यहां पहुंचेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग होगी, सबसे पहले सुबह यहीं पे होती है। अब सन कहाँ जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट, और अर्थ कहाँ जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई है। अब सन जा रहा है पीछे की ओर, ठीक है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो हर एक डिग्री पर कितना मिनट का समय ले रहा है? हर एक डिग्री पर 4 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। तो 97 से 68 आने में समय लगेगा। यही कारण है लॉन्गिट्यूड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टाइमिंग ड्यूरेशन कैसे माना जाए। तो टाइमिंग किसकी कौन से रिकॉर्ड करें? हम अरुणाचल प्रदेश से टाइमिंग निकालें या हम गुजरात से टाइमिंग निकालें? क्योंकि समय डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि ईस्ट में तो सबसे पहले सन आ चुका है, तो अरुणाचल प्रदेश में मॉर्निंग सबसे पहले हुई है, और 68 डिग्री 7 मिनट पर सन यहाँ पहुंचेगा, तब गुजरात में मॉर्निंग होगी। तो अरुणाचल प्रदेश वाले समय से आगे निकल गए होंगे ना, सीधी सी बात है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ऐसे में जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस के कारण याद रखिए 116 मिनट 116 मिनट, ठीक है, का डिफरेंस पैदा हो जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यह होता है कि अरुणाचल प्रदेश वाले 2 घंटे पहले ही उठ चुके हैं, लेकिन अभी कौन सो रहे हैं? गुजरात वाले सो रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो 2 घंटे बाद जाके मॉर्निंग होगी। तो फिर हम इंडिया का समय कैसे डिसाइड करें? ये सबसे बड़ा इशू बन जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन के चलते। इसका एक क्या निकाला गया, इसको सॉल्व किया गया इस तरीके से। वो तरीका क्या था कि हम एक ऐसी लाइन को मेजर कर लें जिस लाइन से हम इंडिया का समय काउंट करें, और इसी को कहा गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो होती है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्लियर हुआ कि लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ा जाता है, ये लॉन्गिट्यूड क्यों स्टडी की जाती है? क्योंकि आप ना तो अरुणाचल प्रदेश से टाइमिंग काउंट कर सकते थे, ना तो गुजरात से टाइमिंग काउंट कर सकते हैं। तो हमने किससे टाइमिंग काउंट करना शुरू करी? IST से। तो हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में ड्यूरेशन कितना है? ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। अगर एक्यूरेट निकालेंगे तो 116 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 16 मिनट का, 1 आवर 60 मिनट का डिफरेंस है। इसलिए हमने क्या निकाला? हमने निकाला 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से हम टाइमिंग काउंट करते हैं। हम कभी भी अरुणाचल प्रदेश या गुजरात से टाइमिंग काउंट नहीं करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड पढ़ने का ये फायदा होता है कि भाई आपको मालूम पड़ता है कि टाइमिंग पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये मालूम पड़ा हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब इस मैप पर देखिए, यहां से शुरू होता है हमारा कौन सी पोजीशन? यह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात हो रही थी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट, ये क्या है हमारी? ये हमारी है पूरी की पूरी लैटिट्यूड पोजीशन, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है हमारी? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूड पोजीशन है। और इन बीच के दोनों का डिफरेंस कितना है? 29 डिग्री। और 29 डिग्री 4 इंटू कर लीजिए 4 मिनट्स, क्योंकि 8 डिग्री को कितना मिनट लगता है? सन को 4 मिनट का समय लगेगा 8 डिग्री पार करने में। तो 29 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा? 116 मिनट लगेंगे, यानी 1 आवर 60 मिनट का समय लगेगा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में सन को। यही कारण है हमें इंडिया में 2 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन अभी भी एक टाइम ही जोन में अपनाते हैं। वो एक टाइम जोन हमारा क्या है? वो एक टाइम जोन हमारा होता है जिसे हम कहते हैं IST, जिसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे इसकी भी। चलिए, ये तो मालूम पड़ा लोकेशन क्या है हमारी, हमारी लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, इसको हमने जानने का प्रयास किया। अब बात आती है हमारी इंडिया की लेंथ ऑफ विड्थ कितनी है। इंडिया की लेंथ ऑफ विड्थ कैसे निकालेंगे? कि भाई सीधी सी बात है, ये है हमारा कन्याकुमारी, ये है हमारा लद्दाख। तो लेह लद्दाख से लेकर, ठीक है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी की ये हमारी लेंथ कहलाती है। और ब्रेथ क्या कहलाएगी हमारी? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारी ब्रेथ कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, ईस्ट टू वेस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात,
टोटल कितना किलोमीटर है, हमारी ब्रेथ कितनी है, ये है 2933। ये आपको डेटा याद करना पड़ेगा। तो अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, ठीक है, ये हमारी ब्रेथ कितनी है, हमारी 2933 किलोमीटर। और लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक ये हमारी टोटल लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाता है। आप मैपिंग करेंगे अच्छे से तो भी हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगी ये पूरी, और ये प्री पीडीएफ पोस्ट पीडीएफ दोनों मिलेंगी, ताकि इस पर जो लिखा जा रहा है, इस पर जो आपको समझाया जा रहा है, जो मैप बनाए जा रहे हैं, ये मैप भी आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी नोटिंग में समय खर्च ना हो, नोटिंग में समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमारी आपके ब्रेथ कितनी है, हमारी लेंथ कितनी, ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि भाई ईस्ट टू वेस्ट हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ईस्ट में कौन सा पॉइंट है हमारा, जिसे कहते हैं इंडियन का ईस्टर्न पॉइंट। तो इंडियन ईस्टर्न पॉइंट कौन सा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आता है किबिथू। क्या नाम है, किबिथू। और किबिथू कहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है। अब ईस्टर्न है तो वेस्टर्न भी होना चाहिए। तो इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट क्या है, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट आता है गुजरात डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आता है, उसका नाम है गोहर मोता। ठीक है, गोहर मोता, बहुत सी बुक्स में गोहर मोती मिलता है, गोहर मोता इसका ऑफिशियल नेम है। तो आपको ये मालूम पड़ा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर आपके ईस्टर्न पॉइंट क्या है और वेस्टर्न पॉइंट क्या है। अभी हम केवल लोकेशन देख रहे हैं, इंडिया का इंट्रो देख रहे हैं, याद रखिए। ठीक, तो हमारे इंडिया की लेंथ कितनी है, इंडिया की ब्रेथ कितनी है, इसके अलावा इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट क्या है, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट क्या है, ये हमने जानने का प्रयास किया। अब देखिए, इंडिया का ईस्टर्न वेस्टर्न है तो इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट भी होगा। तो इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट क्या कहलाता है, इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कहलाता है इंदिरा कॉल, और जो कहाँ पे आता है, ये आता है लद्दाख में। ठीक है, पुरानी बुक्स में जम्मू कश्मीर मिलता है, लेकिन हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 ठीक है नहीं है, अब समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है, और 2 यूटी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब कहीं में आता है इंदिरा कॉल, लद्दाख यूटी में आता है। तो हमारा ये नॉर्दर्न पॉइंट है। तो आपको ईस्टर्न पॉइंट मालूम पड़ा किबिथू, आपको वेस्टर्न पॉइंट मालूम पड़ा गोहर मोता, आपको नॉर्दर्न पॉइंट मालूम पड़ा इंदिरा कॉल। अब नॉर्दर्न है तो सदर्न भी होना चाहिए। तो हमारा सदर्न पॉइंट क्या है, वो है अंडमान निकोबार में आता है, ग्रेट निकोबार में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा कॉल है, कंफ्यूज नहीं होगा होने। ठीक, तो ये है इंदिरा पॉइंट। तो नॉर्थ में इंदिरा कॉल और साउथ में इंदिरा पॉइंट, ये हमारे नॉर्थ एंड सदर्न पॉइंट हो गए। तो हमारे पेपर जो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। पीएससी को लेकर हम एक प्रकार से परसेप्शन बना लिया है हमने कि पेपर बहुत टफ होता है, बहुत बड़ा एग्जाम है, एग्जाम बहुत बड़ा है, सही बात है। लेकिन पिछले 2 बार से हम पेपर देखें, 2 टाइम्स जो पेपर आ रहे हैं, उससे कट ऑफ से ही मालूम पड़ रहा है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, 80% कट ऑफ अगर जा रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों से पेपर सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, डेटाबेस पेपर आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम केवल डेटा पढ़ के चले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर डेटाबेस पेपर पढ़ेंगे तो पर हमें मेंस कैसे निकलेगा। तो हमें दोनों पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट भी देखना है और डेटा भी देखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम एक ज़्यादा अपना लेवल को इतना हाई बना लें कि हम छोटी छोटी बातों को, छोटा डेटा को आपके इग्नोर कर दें। मालूम पड़ा पेपर थोड़ा सा वैसा आ गया और हमारा पेपर ही समस्या पैदा कर दे, प्रॉब्लम कर दे, इतना सिंपल पेपर सा आ जाए। तो हमें छोटी छोटी बातें भी कवर करनी है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट तो हमें मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में कि इंदिरा कॉल है कि इंदिरा पॉइंट है। तो लोकेशन जरूरी होती है मैपिंग पर देखने के लिए कि नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पर है और सदर्न पॉइंट कहाँ पर है। चलिए, ये तो मालूम पड़ा हमें, इंडिया की लोकेशन मालूम पड़ी, इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, इंडिया का नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना है, ईस्ट टू वेस्ट इसका ब्रेथ कितनी है, ये सब जानकारी हमें मिली। ठीक है, ये हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। अब बात आती है लैंड और वाटर फ्रंटेज कितना है, हमारे आसपास कैसा है, हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, हमारा बॉर्डर कितना है, इन सब की बात भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है, नेबर कंट्री हैं, इनके साथ हमारा डिस्प्यूट ठीक है चलता ही रहता है। बात हालांकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो हमारा डिस्प्यूट ज़्यादा रहता है, बाकी जो हमारे बाकी नेबर कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के सपोर्ट से भी कहीं ना कहीं हमारे डिस्प्यूट पैदा करते हैं। तो ये करंट का इशू बन जाता है। ठीक है, याद रखिए। इसलिए आज से हाल फिलहाल देखिए मालदीव का इशू है, ठीक है, श्रीलंका का इशू भी रहा है, बांग्लादेश का भी रहा है, म्यांमार का इशू भी रहा है कई बार। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी नेबर कंट्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, याद रखिए। तो हमारी नेबरिंग कंट्री की बात हम करें तो फिर जरूरी है पहले कि हमारा बॉर्डर कितना है। तो अगर हम बॉर्डर की बात करें तो हमारे 2 बॉर्डर लगते हैं, एक होता है लैंड बॉर्डर, एक है वाटर बॉडीज से लगता है बॉर्डर। तो लैंड बॉर्डर की बात करें, लैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, हमारे जो 15 स्टेट हैं, याद रखिएगा, इसमें टोटल 15,200 किलोमीटर हमारी लेंथ है किसकी, लैंड बॉर्डर की, जो शुरू होती है गुजरात से। तो गुजरात, राजस्थान,
ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। इन सब इलाकों में हमारा लैंड बॉर्डर कवर करता है और कुल मिला के टोटल लेंथ कितनी है लैंड बॉर्डर की? 15,200 किलोमीटर हमारा लैंड बॉर्डर हमें शेयर करना पड़ता है अपने 7 नेबर कंट्रीज के साथ। और 7 नेबर कंट्री कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, अगली स्लाइड में। अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो वाटर बॉडीज हमारी याद रखिए कितनी है? केवल 2 कंट्री के साथ लगती है हमारी, तो उसके मालदीव और श्रीलंका। तो उसमें तो हम कोई लेंथ पता नहीं करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि हमारा जो वाटर बॉडी से कोस्टल लाइन है, इससे हम पता करते हैं हमारा नॉटिकल मील कितना है और कौन कौन से स्टेट हमारे आपके कोस्टल लाइन पे बने हुए हैं। तो कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन एग्जाम में अगर आता है तो आंसर आएगा 6100, 600, ठीक है, देखिए 6100 किलोमीटर, ये हमारी क्या है? कोस्टल लाइन है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम टोटल वाटर फ्रंटेज लाइन की बात करें, जिसमें हम कोस्टल लाइन में तो हम किसको शामिल कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात को शामिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और हमारे जो आइलैंड हैं, इनकी कोस्टल लाइन को इंक्लूड कर लेते हैं, तब हमारा आंसर चेंज हो जाता है और तब बन जाता है वो हमारा टोटल वाटर फ्रंटियर लाइन। तो टोटल वाटर फ्रंटियर लाइन कितनी है हमारी? 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी टोटल फ्रंटियर लाइन है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारी टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, तो कोस्टल लाइन हमारी कितनी है? केवल 6,100। यानी कोस्टल लाइन में जब हम अपने आइलैंड्स के बॉर्डर को, आइलैंड की कोस्टल लाइन को इंक्लूड कर लेते हैं, तब बनता है वाटर फ्रंटियर लाइन। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो वाटर फ्रंटियर लाइन हमेशा बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपने आइलैंड्स के कोस्टल लाइन को भी इंक्लूड कर लिया है। लेकिन कोस्टल लाइन हमेशा कम होगी, क्योंकि इसमें हम आइलैंड की वाटर कोस्टल लाइन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें हमारे कवर होती हैं कि हमारा लैंड बॉर्डर कैसा है, हमारा वाटर फ्रंटियर्स कैसा है। चलिए अब बात आती है, अभी हमने बात कर भी रहे थे प्राइम मेरिडियन की। ये प्राइम मेरिडियन है क्या? इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है, इसी से हमारी यह लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्लियर होती है और इसी से मालूम पड़ता है कि इंडिया में टाइमिंग क्या चल रहा है, हम टाइमिंग में आगे हैं वेस्टर्न कंट्री से या टाइमिंग में पीछे हैं। तो पहले तो प्राइम मेरिडियन की बात करें तो 0 डिग्री की जो लाइन है, ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो 0 डिग्री की जो लाइन है इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दुनिया का टाइम इसी लाइन से डिसाइड होता है। तो अगर आप जीएमटी यानी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिए ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो आप अपने टाइम को प्लस कर लेते हैं। तो टाइम क्या करेंगे आप? प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाते हैं, जीएमटी के वेस्ट में जाते हैं, तो वेस्ट में जाने पर आप माइनस करेंगे टाइम को, ठीक है। यही फॉर्मूला काम करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। अब देखिए इस चीज को समझिए, यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सन कहाँ से निकलता है? सन है ईस्ट में राइज होता है, तो सनराइज कहाँ से हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। और कौन सी लाइन से हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लाइन, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहीं से हम काउंट करना शुरू करते हैं टाइमिंग अपने आपके वर्ल्ड में पूरे कि दिन कहाँ से शुरू होगा, सुबह कहाँ से होगी, सबसे पहले मॉर्निंग कहाँ से होगी। तो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड से हम शुरू करते हैं, मॉर्निंग की काउंटिंग करते हैं। सन कहाँ आ रहा है? ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, और पृथ्वी का अर्थ कहाँ जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट जाती है, रोटेट करती है। तो जैसे जैसे सन पास में आता जाएगा वैसे वैसे आपके यहाँ मॉर्निंग होगी, यानी आपके यहाँ दिन शुरू होगा। तो ऐसे में देखिए इंडिया में जीएमटी से पहले सुबह होगी कि जीएमटी से बाद में सुबह होगी? तो प्राइम मेरिडियन से आगे है, ईस्ट में है, तो पहले मॉर्निंग हो गई। यही कारण है कि मॉर्निंग जब पहले हो गई तो टाइम भी पहले आएगा, और टाइम पहले आया तो हमने क्या कहा कि जीएमटी की ईस्ट में जाने पर क्या होता है? टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग पहले हुई है। अब जीएमटी में मॉर्निंग होगी, फिर जीएमटी के बाद पीछे जाके मॉर्निंग होगी अमेरिका और साउथ अमेरिका में। इसका मतलब यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और अमेरिका और साउथ अमेरिका में मॉर्निंग बाद में होगी, यानी ये क्या हो गया? टाइम में पीछे आ गए, ठीक है। इसलिए टाइम क्या कर रहे हैं हम? माइनस करते हैं। तो प्राइम मेरिडियन से इंडिया का टाइम क्या है? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग पहले हमारे यहाँ हुई है। कितना प्लस होगा? तो याद रखिए कितना प्लस होगा। प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री है, हमारे हमने क्या माना था? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितनी थी? वो थी 82.5। अब 82.5 डिग्री है, तो 0 से 82.5 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया? 82.5 डिग्री का डिफरेंस आया।
और कितने डिग्री लगेंगे सन को 1 डिग्री पार करने में, कवर करने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो आपने 4 मिनट्स का इंटू कर दिया इसमें। जैसे ही 4 मिनट्स का इंटू करेंगे आपका आंसर लिख के आएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। यानी हम जीएमटी से कितने समय आगे हैं कि पीछे हैं? आगे हैं। प्लस करते हैं माइनस नहीं। और कितने घंटे आवर्स आगे हैं? 5 आवर 30 मिनट्स हम आगे चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, याद रखिए। बड़ा ही डेटाबेस पेपर है। ये सब वो चीज़ें हैं जब पेपर बहुत सिंपल आता है और 80% कट ऑफ जाता है, तो आपने कितने बड़ा स्टडी करी हो, कितनी भी डीप में जाके पढ़ा हो, पेपर बिगड़ जाएगा। तो छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना है, छोटे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है, ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है कि हमने प्लेट्यू और माउंटेन और सब कुछ पढ़ लिया लेकिन हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सबको एक साथ कवर करके चलेंगे, क्योंकि जब हम प्री के साथ मेंस भी पढ़ेंगे, वो टॉपिक जो प्री में है वो मेंस में भी है, तो उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब जाकर हम डीप में पहुंचेंगे। तो हमारा प्री वैसे भी आसानी से निकल जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो चीज़ें और मालूम पड़ी आपकी कि आप प्राइम मेरिडियन से आगे चलते हैं इंडिया का टाइम। और कितना टाइम आगे चलते हैं? 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। चलिए, अब आती है भाई, हम इंडिया की बात करें तो हमने देखा था कि भाई इंडिया का टाइम कैसे निकालेंगे। हम अरुणाचल प्रदेश से निकालेंगे कि गुजरात से निकालेंगे? ठीक है, हम कौन सा टाइम जोन को मैनेज करें कि हमारे इंडिया में 2 टाइम जोन है। ठीक है, हर 15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है। तो हमारे पास जो है अपने आप में क्या है, 29 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो हमारा 2 टाइम जोन होनी चाहिए। तो हम टाइमिंग कहाँ से निकालें, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात से? तो हमने इसका संविधान निकाला, वो क्या है? वो है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी ISM। लेकिन बहुत सी जगह पे क्या मिलता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। ये निकलता है मिर्जापुर। मिर्जापुर कौन सा? कालीन भैया वाला। ठीक है, उस मिर्जापुर से हम क्या निकालते हैं? उस मिर्जापुर से निकालते हैं उत्तर प्रदेश के आपके इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम टाइमिंग की काउंटिंग करते हैं। तो हम ना तो हम अरुणाचल प्रदेश को काउंट करते हैं टाइमिंग में, और ना तो हम गुजरात से टाइमिंग निकालते हैं। हम दोनों की लॉन्गिट्यूड पोजीशन से टाइमिंग नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। और इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ISM या IST कहते हैं। अब ये IST एक लाइन है पूरी। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ से जा रही है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइन है 82.5 डिग्री की ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, ये जाती है 5 स्टेट से। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से पास होती है। अब ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं? मिर्जापुर की बात हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारे यहाँ से पास होती है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से पास होती है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी ISM है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है, या इसको हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भी कहते हैं, ये जो लाइन है ये कितने स्टेट से पास होती है? 5 स्टेट से पास होती है। लेकिन काउंटिंग कहाँ से करते हैं हम टाइमिंग की? वो हम करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से पास होती है और कौन कौन से स्टेट से पास होती है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने गुजरात से या आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से टाइमिंग काउंट क्यों नहीं किया? इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से टाइमिंग काउंट करेंगे, ठीक है, तो गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 2 आवर्स का डिफरेंस पैदा होगा, क्योंकि गुजरात में 2 घंटे पीछे चल रहा है। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 2 आवर्स क्या है? पीछे है। लेकिन अगर गुजरात से टाइमिंग निकालते हैं तो समस्या है कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ तो 2 घंटे आगे चल रहा है, तो काउंटिंग समस्या आएगी। तो हमने क्या निकाला? सीधा सीधा एक लाइन खींच दी, काम खत्म। ठीक है, यही है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 5 स्टेट से पास होती है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हम काउंट कर लेते हैं इंडिया के समय को। ठीक है, तो IST लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए, अब बात आते हैं, देखिए कि भाई डिफरेंस कितना होगा। तो आपको डिफरेंस हमने देखा था कि 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, और 29 डिग्री की बात है, मतलब 8 डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है सन को। तो 29 डिग्री कवर करने में कितना समय लगेगा? 29 डिग्री कवर करने में लगेगा 4 मिनट के हिसाब से 116 मिनट, यानी 1 आवर 16 मिनट। यानी इसका मतलब ये हुआ लगभग ऑलमोस्ट 2 आवर्स का समय लगेगा। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे सुबह हो जाती है, मॉर्निंग हो रही है, कितने बजे? 4 AM। ठीक है, मॉर्निंग हो गई कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो फिर गुजरात में मॉर्निंग कब होगी? गुजरात में मॉर्निंग होगी शाम को, सॉरी, सुबह 6 AM पर, यानी 2 घंटे बाद
सुबह होगी, मॉर्निंग होगी कहाँ पर, सनराइज होगा 2 घंटे बाद गुजरात में। ये डिफरेंस बना रहता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, असम में बड़ी डिमांड रहती है, इसे कहते हैं टी गार्डन टाइम जोन। क्यों? क्योंकि समस्या ये आती है कि यहाँ पे जल्दी सुबह होती है और रात भी जल्दी हो जाती है, शाम भी जल्दी हो जाती है, तो यूटिलाइज नहीं हो पाता पूरा टाइम का। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि मार्केट तो इंडिया मार्केट है, जो भी ग्लोबल मार्केट है, वो तो अपने टाइम के हिसाब से काम करेगा। अब इंडिया के हिसाब से चलेंगे, 82 आवर्स, 82 हाफ डिग्री के हिसाब से चलेंगे, तब तक तो 1 घंटा आगे निकल चुका है ना अरुणाचल प्रदेश। उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसी बन रही है। तो यहाँ पे जो टी गार्डन टाइम जोन है, इसकी डिमांड उठती है हमेशा से, इसलिए क्वेश्चन बनता भी है कि टी गार्डन टाइम जोन की डिमांड कौन से स्टेट में आती है। टी गार्डन कहाँ पे सबसे ज़्यादा? असम में है। असम टी प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है। तो टी गार्डन को लेकर सबसे बड़ी डिमांड उठती है हमेशा से कि असम की डिमांड है कि असम में टी गार्डन टाइम जोन होना चाहिए। हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जोन को हमें नहीं मानना है, अब हमारे लिए अलग टाइम जोन बनाइए ताकि हमारे हम टाइम का यूटिलाइज कर सकें। तो ये लंबे समय से मांग उठती है, याद रखिए। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है टी गार्डन टाइम जोन कौन से स्टेट में डिमांड है। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, सनराइज और सनसेट में कितना डिफरेंस आता है। चलिए अब बात हम करते हैं, हमने बात कर ली आईएसटी की या आईएसएम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर ली। ऐसे ही एक लाइन और जाती है, हमने पढ़ा था 23 हाफ। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है, इस अर्थ का सेंटर कहलाता है इक्वेटर, 23 हाफ कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66 हाफ कहलाता है आर्कटिक सर्कल और 90 डिग्री कहलाता है नॉर्थ पोल। ऐसे ही साउथ में 23 हाफ कहलाता है कैप्रिकॉन, 66 हाफ कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री कहलाता है साउथ पोल। ठीक है, ऐसे बांटा गया है पूरे वर्ल्ड में आपके लैटिट्यूड लाइन को। तो हमारे इंडिया के सेंटर से जो लाइन पास होती है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन पास होती है हमारे ठीक सेंटर से, इसे कहते हैं 23 हाफ। तो 23 हाफ लाइन हमारे स्टेट से पास होती है, इंडिया के सेंटर से पास होती है। तो आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई जो 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो कितने स्टेट से पास होती है? तो याद रखिएगा, ये पास होती है 8 स्टेट से। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से पास होती है। वो स्टेट कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए आप इसके लिए मैप का इस्तेमाल करिए। एटलस होगी आपके पास, एटलस अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को, क्योंकि एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आप लिस्ट बनाएंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए इसको लिस्ट नहीं बनाई गई है, इसलिए इसको मैप पे रखा गया। ये मैप आपको मिल जाएगा, ठीक है, पोस्ट पीडीएफ में आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि ज्योग्राफी है, जितना मैप देखेंगे उतनी ज्योग्राफी सिंपल होगी। जितनी आप थ्योरी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी नहीं आती, ज्योग्राफी केवल मैप पे ही चलती है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो आज की क्लास में हम केवल इंट्रो की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंडिया की लोकेशन कैसी है, इंडिया की टाइमिंग कैसी है, इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, इंडिया की लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया का के लैंड बॉर्डर कितना है, वाटर बॉडीज कैसी हैं, वाटर फ्रंटियर्स कैसा है, इन सब की हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के लेक्चर में। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए क्या करती है। जब आप पढ़ेंगे क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में हम देखते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है। तो ये ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 23 हाफ जो लाइन है हमारी, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है, ये पास होती है इंडिया के ठीक सेंटर से। इस कारण से हमारा क्लाइमेट क्या हो जाता है, हमारा क्लाइमेट डिफाइन होता है। तो लैटिट्यूड लाइन दुनिया भर में, वर्ल्ड में क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं। अगर आपकी हाँ, इंडिया से 66 हाफ लाइन पास हो रही होती, ठीक है, तो हमारे यहाँ समर सीजन तो होता ही नहीं, हमारे यहाँ केवल ठंड पड़ती, विंटर सीजन होता, क्योंकि वर्ल्ड में हमारी पोजीशन चेंज हो चुकी होती। ठीक है, देखिए हमारी लैटिट्यूड पोजीशन अलग होती है, अगर 62 हाफ हमारे यहाँ से जा रही होती। तो कौन सी लाइन आपके यहाँ से पास होती है, कौन सी लैटिट्यूड लाइन आपके यहाँ से पास होती है, वो आपके क्लाइमेट को डिसाइड करती है। तो लैटिट्यूड लाइन है हमारी 23 हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो केवल यही नहीं पढ़ना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे हमारे क्लाइमेट को डिफाइन करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे क्लाइमेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंडिया को। 23 हाफ के नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है सब ट्रॉपिकल, और 23 हाफ के साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल। यानी हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, हमारा जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, मेजर पोर्शन,
वो काय में आता है, वो है ट्रॉपिकल में। और हमारे नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन का इलाका, नॉर्थ इंडिया जो आता है वो आता है सब ट्रॉपिकल में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टेट है एमपी, उसका नॉर्दर्न पार्ट काय में चला गया, सब ट्रॉपिकल में, और एमपी का सदर्न पार्ट कहाँ चला गया, ट्रॉपिकल में। इसका मतलब एमपी के सेंटर से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए एमपी में दो ट्रॉपिकल क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल और सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल। यहीं से पेपर थोड़ा और टफ हो जाए कि एमपी का कौन सा पोर्शन, अभी आप एमपी ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे, एमपी का कौन सा पोर्शन सब ट्रॉपिकल में आता है। तो देखिए एमपी का जो हम देखते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू, जो हम देखते हैं बुंदेलखंड, जो हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ये सब कहाँ में चले गए, ये सब चले गए आपके सब ट्रॉपिकल में। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारा सतपुड़ा मेकाल रेंज, जब हम बात करते हैं नर्मदा सोन वैली, वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ट्रॉपिकल में। तो एक लाइन ने देखिए कितना डिफरेंस पैदा कर दिया और कितने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया हमारे सामने। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एमपी ज्योग्राफी में भी और इंडियन ज्योग्राफी में भी। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे यहाँ दो आप एक प्रकार से क्लाइमेट जोन क्रिएट कर दिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। और कितने स्टेट से पास हुई है, 8 स्टेट से पास होती है, ये भी आपको डिस्टेंस या आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अब बात हम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर कैसा है और कौन कौन से आसपास हमारे बॉर्डर लगते हैं, टच करते हैं, ये मालूम हमें होना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो भाई हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिए। हमारी नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, ये सब क्या है, एंड बांग्लादेश। ये हमारी 7 जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं हमारे साथ वो हैं। और 2 वाटर बॉडीज में हमारी जो नेबर कंट्री हैं वो है मालदीव एंड आपके श्रीलंका। इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है मालदीव से, क्योंकि मालदीव का इशू चल रहा है, हमें याद रखिए, ठीक है। वहाँ पे नई गवर्नमेंट आई, नए प्रेसिडेंट आए और धीरे धीरे हमारा इशू थोड़ा सा बिगड़ने लगा मालदीव के साथ, क्योंकि चाइना का इंटरफेयर भी है और कहीं ना कहीं हमारी, ठीक है, जो वहाँ की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से बनी है, इंडिया के फेवर में नहीं है। यही कारण है कि हमारे कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं मालदीव के साथ। तो मालदीव चर्चा में है, इस चर्चा का विषय है, करंट का टॉपिक है, इसलिए मालदीव को अच्छे से पढ़ना है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, तो हम जब फिजिकल लेक्चर शुरू करेंगे तो हम आइलैंड जब पढ़ेंगे तो हम अपने लक्षद्वीप को अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप इस बार ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप को लेकर प्राइम मिनिस्टर का हमने देखा, ठीक है, उनका दौरा भी हुआ, वहाँ भी वो गए, हमारा ही टेरिटरी है, हमारा ही यूटी है अपने आप में। और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए देखिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है इस बार। तो ऐसे में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पे या जियोलॉजिकल पोजीशन के हिसाब से। अरेबियन सी में हमारी पोजीशन क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यही कारण है आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय हमेशा मैपिंग को देखिए और साथ में करंट को देखिए कि करंट में ज्योग्राफिकल लेवल पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए बात हम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। तो इंटरनेशनल बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर में महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे यहाँ टच होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले जो आता है हमारा वो है पाकिस्तान, ठीक है, ये है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो बॉर्डर टच होता है उसे हम कहते हैं आपके रेड क्लिफ लाइन। क्यों? रेड क्लिफ ने ही क्या किया था, चार्ल्स रेड क्लिफ ने ही बॉर्डर डिसाइड किया था भारत और पाकिस्तान का। तो उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया है, 1947 में लाइन खींची गई थी, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर होगी, दिमाग में हमारे साथ आता है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो इंडिया का पार्टीशन 2 टाइप्स में हुआ है, एक ईस्ट में भी हुआ, एक वेस्ट में भी हुआ। तो जो वेस्ट में हुआ इसको कहा गया वेस्टर्न पाकिस्तान, और जो ईस्ट में हुआ इसे कहा गया ईस्टर्न पाकिस्तान। और ईस्टर्न पाकिस्तान को हमने क्या बनाया, ईस्टर्न पाकिस्तान को हमने इन फ्यूचर में 1971 में क्या हुआ, 1971 में ये एक नई कंट्री के रूप में स्टैब्लिश हुआ, इसको हम बांग्लादेश कहते हैं। लेकिन जो रेड क्लिफ ने जो बॉर्डर पार्टीशन किया था, उस पार्टीशन में जो लाइन खींची गई, बॉर्डर लाइन बनाई गई, उसका नाम तो रेड क्लिफ ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड क्लिफ लाइन 2 हमारे बॉर्डर शेयर करती है, एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है और एक भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्लियर है? देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन कहलाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बिटवीन भी रेड क्लिफ लाइन हमारा बॉर्डर शेयर करती है। ये पहला हमारा बॉर्डर है। दूसरा आता है फिर आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा सबसे शॉर्ट बॉर्डर है, ठीक है, याद रखिएगा। शॉर्ट बॉर्डर क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा पोजीशन जो है इसकी, याद रखिए लोकेशन के, क्योंकि एक ब्रिटिश शासन में 1896 में ही ये बॉर्डर खींचा गया, जिसे हम कहते हैं डूरेंट लाइन। क्या कहते हैं इसको? डूरेंट लाइन। तो अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है? डूरेंट लाइन कहलाती है।
इंडो और पाक बॉर्डर क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। इंडो बांग्लादेश लाइन क्या कहलाती है? बॉर्डर लाइन, ये भी रेड क्लिफ कहलाती है। फिर आती है, देखिए सबसे बड़ा जो आजकल इशू चल रहा है हमारा इंडिया और चाइना का। इंडिया और चाइना का देखिए इकोनॉमिक डिस्प्यूट नहीं है इतना, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई समस्या नहीं है, कल्चरल डिस्प्यूट भी नहीं होता, ठीक है। इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है किसको लेकर? लैंड बॉर्डर को लेकर। और चाइना का कल्चर रहा है, चाइना का हिस्ट्री रहा है कि वो कभी भी अपनी लैंड छोड़ता नहीं है, और या दूसरे की लैंड पे कब्जा करने का कल्चर रहा है उनका। यहीं से शुरुआत होती है हमारे और उनके बीच की। तो ब्रिटिश शासन के समय या ब्रिटिश एम्पायर के समय देखिएगा टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, उस समय ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल है, तो चाइना की चल नहीं पाई। और 1914 में, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट के चलते, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन खींची गई, इसका कहते हैं मैकमोहन, और यही भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर है। लेकिन 1962 के वॉर में हम देखते हैं कि हमारा लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, किसके पास चला गया? चाइना के पास चला गया। तो अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों पर और अक्साई चीन का जो इलाका है, लेह लद्दाख का इलाका है, लद्दाख के इलाके में बहुत पे चाइना अपना कंट्रोल रखता है, इसे हम कहते हैं अक्साई चीन, ठीक है। यही कारण है कि मैकमोहन लाइन तो इंडिया फॉलो करता है, लेकिन चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इस लाइन को नहीं मानता। इसलिए इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाक भारत इंडो पाक के बीच में है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी आपको डिस्कस होना चाहिए। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमारे, कि भाई हमारे जो बॉर्डर हैं, ठीक है, वो बॉर्डर कौन कौन से या कौन कौन से स्टेट से हमारा बॉर्डर टच होता है, ठीक है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, इसके लिए आपको एक मैप बनाना होगा और मैप बनाना सीखना पड़ेगा। मैपिंग इसलिए सीखनी है, तो बिना मैपिंग के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है या प्री की आप नोट्स भी बनाते हैं, तो बिना मैपिंग के अच्छे नोट्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो कम से कम मैपिंग करना सीख लीजिए, ठीक है। एकदम पिकासो नहीं बनना है, लेकिन बेसिक तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कम से कम, कि भाई मेंस में भी नोट्स बना सकें और भारत को दिखा सकें। ठीक है, अब देखिए हम नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं, तो एक नेबर कंट्री तो हमारी कौन सी है? ठीक है, ये हमारी पाकिस्तान, ठीक है। ये आता है हमारा अफगानिस्तान, इसे शॉर्ट बॉर्डर टच करते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा बॉर्डर लगता है, ठीक है। अफगानिस्तान एक बॉर्डर टच करते हैं हम किससे? चाइना से। फिर आता है हमारा नेपाल, ठीक है, यहाँ बॉर्डर टच करते हैं हम भूटान से। ये आता है म्यांमार, ये आता है हमारा बांग्लादेश। ये हमारे लैंड बॉर्डर टच करते हैं हम किसके साथ? इन कंट्रियों के साथ हम अपना लैंड बॉर्डर टच करते हैं, 7 कंट्री हमारी जो है। इन 7 कंट्री की बात अगर होती है तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई इंडो पाकिस्तान जब बॉर्डर टच होता है तो ऐसे कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, हमारे कौन से स्टेट हैं? तो हमारे स्टेट की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट कौन सा आता है? वो है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, एक है पंजाब, ठीक है, और एक हमारा यूटी है वो है जम्मू कश्मीर। अब याद रखिएगा लेह लद्दाख नहीं टच करता, जम्मू कश्मीर। ये वो हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे। भारत अफगानिस्तान की बात करें, इंडो अफगानिस्तान की बात करें, तो यहां से केवल लगता है लद्दाख, ठीक है। चाइना से बात करें तो चाइना से लगता है लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा चाइना से टच होता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में समझ लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना से हमारे जो बॉर्डर टच करने वाले स्टेट हैं वो जो आपको मालूम होने चाहिए। नेपाल से कौन कौन सा बॉर्डर टच होता है? आजकल नेपाल को देखिए बड़ा मुद्दा उठ गया है, लिपू लेक जो पास है हमारा और काली रिवर, इन 2 रिवर को उसने अपने ही मैप में दिखा दिया। तो इसे हम कहते हैं मैप डिप्लोमेसी चल रही है आजकल इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। वो मैपिंग के माध्यम से हम पे दबाव बनाने की कोशिश करता है चाइना के सपोर्ट में। इतना ताकतवर तो है नहीं नेपाल, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल को कहीं सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट में वो, ठीक है, गलत प्रकार का डिसीजन ले रहा है। हमारे अपने जो एंशियंट रिलेशन हैं, पुराने रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ पा रहा है नेपाल अभी। तो नेपाल ने अभी मैप डिप्लोमेसी शुरू करी और उसमें वो कुछ पॉइंट्स नेपाल आपको उत्तराखंड के, बिहार के और यूपी के कई इलाकों को उसने अपने मैपिंग में दिखाया। सबसे बड़ा मेजर पोर्शन हमारे जो दिखाया गया वो है लिपू लेक पास और काली रिवर। और काली रिवर भारत और नेपाल के बॉर्डर पर फ्लो करती है, और लिपू लेक पास हमारा है जहाँ से हम मानसरोवर यात्रा पे भी जा सकते हैं,
वैसे हम जाते हैं माना दर्रा, माना पास और नीति पास से जाते हैं, लेकिन लिपू लेक पास से हम बाय रोड हमारे सरकार काम कर रही है इसके लिए, मानसरोवर यात्रा के लिए। यही कारण है कि चीज़ें चर्चा में आ जाती हैं, यही कारण है ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो करंट में जो हो रहा है, ठीक है, न्यूज़ में आप जो सुन रहे हैं उसमें अगर ज्योग्राफिकल कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो अच्छे से पढ़िए। जैसे आपने देखा होगा जो पेपर अभी हुआ था 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, उसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि गाजा स्ट्रिप से कौन सा ओशन टच करता है या कौन सा सी टच करता है। अब वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है अपने आप में गाजा स्ट्रिप, लेकिन करंट का क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, ठीक है, देखिए हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, उस पर एक अटैक किया, ठीक है, और गाजा स्ट्रिप का करंट का मुद्दा क्वेश्चन बन गया। तो पीएससी ने उसको करंट की तरह क्वेश्चन नहीं पूछा, उस क्वेश्चन को, ठीक है, ज्योग्राफी के फ्रेमवर्क में पूछा गया कि गाजा स्ट्रिप से कौन सा सी टच करता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी टच करता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अपना करंट भी अच्छे से पढ़ना है। तो नेपाल की हम बात करें तो नेपाल से टच होता है यूके यानी उत्तराखंड, इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये टच होता है किससे? नेपाल से टच होने वाले हमारे स्टेट हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम देखिए, सिक्किम हमारा वो स्टेट है जो कहीं ना कहीं 3 कंट्री से घिरा हुआ है, 3 कंट्री से टच करता है, नेपाल से भी, भूटान से भी और आपके चाइना से भी। क्लियर है यहाँ तक? तो सिक्किम हमारा महत्वपूर्ण है जो हमारा 3 लैंड बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ, नेपाल के साथ एंड भूटान के साथ। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी हमारा 3 बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ एंड बांग्लादेश के साथ। इसका मतलब इंडिया में 2 ऐसे स्टेट हैं जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है पहला सिक्किम जो नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और दूसरा है वेस्ट बंगाल जो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ और म्यांमार के साथ। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश भी आता है, ठीक है, नागालैंड भी आता है, मणिपुर भी आता है और मिजोरम भी आता है। तो 4 ऐसे स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अब देखिए मणिपुर का इशू चल रहा है करंट में, और मणिपुर से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। मणिपुर में इशू क्या चल रहा है? वहां चल रहा है, तो ठीक है, जो 2 ट्राइब्स हैं अपने आप में, एक ट्राइब्स नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 अपने आप में एक ग्रुप बन चुके हैं मणिपुर में। एक है मैतेई ग्रुप, एक है कुकी ग्रुप। कुकी को एसटी का दर्जा प्राप्त है, याद रखिए। और भी मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो मैतेई ग्रुप है इनको भी क्या मिलना चाहिए? एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, ट्राइबल का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी को लेकर 1 साल होने को आ गया, और मणिपुर में हम देख रहे हैं बड़ा ही, ठीक है, सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो गई अपने आप में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मणिपुर अभी हाल फिलहाल करंट में चल रहा है, तो मणिपुर को लेकर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मणिपुर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, मणिपुर में कौन सा पास है ये मालूम होना चाहिए, मणिपुर की कैपिटल क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन ज्योग्राफी का, लेकिन इशू चल रहा है करंट में, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया मैतेई ग्रुप या मैतेई जो ग्रुप है, ठीक है, वो कहाँ पर है, या मैतेई कम्युनिटी कहाँ आपके निवास करती है, कहाँ पर उनका हैबिटेट है। तो मणिपुर, मैतेई का नाम मालूम होना चाहिए, कुकी का नाम मालूम होना चाहिए। ऐसी याद रखिए, जब तक आप ज्योग्राफी को करंट से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी कई सारी चीज़ें आपसे छूटती जाएंगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है बांग्लादेश। जब बांग्लादेश की बात हम करते हैं तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात हम करें तो त्रिपुरा का मैप कुछ इस तरह से है, ठीक है, त्रिपुरा के यहाँ पे भी वेस्ट आपके बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बांग्लादेश है और यहाँ पर भी बांग्लादेश है, ये है बीच में त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा 3 टाइप से क्या हुआ है, 3 आपके डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा को कहते हैं जीरो स्टेट। क्या कहते हैं इसको? जीरो स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बन गया कि इंडिया में कौन से स्टेट को जीरो स्टेट कहते हैं। तो इंडिया में त्रिपुरा को जीरो स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन से, 3 साइड आपके डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसके सराउंडिंग है बांग्लादेश। तो ये ऐसे क्वेश्चन, कई सारे प्रश्न हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सभी लोग, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हाँ तमशी राय जी पूछिए, कोई भी डाउट हो, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जितना भी अभी डिस्कशन किया है हमने आज की इंट्रो की क्लास में, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। गुल पाशा जी, ठीक है, तिमशी जी, जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अभी आज हम केवल इंट्रो क्लास की बात चल रही है हमारी, अभी हमने मेजर टॉपिक शुरू नहीं किए हैं, मेजर टॉपिक हमारा अगले लेक्चर में शुरू होगा, याद रखिए। अभी हम केवल इंट्रो देख रहे हैं कि हमारा भाई आज हम पहली क्लास है, तो हमारा लोकेशन क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया के बॉर्डर कितने स्टेट से लगता है, कौन कौन से स्टेट हमारे आपके बॉर्डर शेयर करते हैं हमारी अदर कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ, इंडिया की लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ठीक, इन सब चीज़ों की डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ उपेंद्र जी, सर कैन यू प्लीज रिपीट ट्राइब्स इन मणिपुर। दो ट्राइब्स ऐसी हैं वहाँ पे जो इशू चल रहा है वहाँ पर, वो है मैतई एंड कुकी। ठीक है, आपने खूब सुना भी होगा, बहुत बड़ा इशू चल बन चुका है इंडिया में अभी हाल फिलहाल। ठीक है, अगर आपने आज का सुबह का न्यूज़पेपर देखा होगा तो फ्रंट पेज पे भी ये न्यूज़ चल रही है अभी भी। ठीक है सर, बॉर्डर ऑफ इंडिया एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हाँ गुलप्रकाश, ठीक है उपेंद्र जी। तो ये दो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पे, एक है मैतई और दूसरे हैं कुकी, और दो मैतई ग्रुप को अच्छे से पढ़िए, याद रखिएगा। अभी हम इसका बहुत डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारा ट्राइब वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इसमें, ऐसा नहीं है, याद रखिए। तो आपको अच्छे से करंट मालूम होना चाहिए, करंट में इशू कहाँ चल रहा है अभी हाल फिलहाल। तो नेपाल को अच्छे से पढ़ के रखिए, ठीक है, और मणिपुर को अच्छे से रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं पीएससी में, ऐसे ही करंट से क्वेश्चन ज्योग्राफी पे में पूछे जा रहे हैं। है वो करंट, लेकिन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी के फ्रेमवर्क से। हाँ गुल पाशा जी, आपका क्वेश्चन है सर, बॉर्डर ऑफ इंडिया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम जब बात कर रहे हैं बॉर्डर की, तो हमारे कौन कौन से ऐसी हमारे स्टेट हैं जो हमारे नेबरिंग बॉर्डर से लगते हैं, नेबरिंग कंट्री से लगते हैं, इसकी बात हो रही थी। अगर हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो फिर से देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, सबसे पहले बात आ रही हमने आपके पाकिस्तान की। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे जो स्टेट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, वो लगते हैं गुजरात, वो लगते हैं राजस्थान, ठीक है, वो लगते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर यूटी है। ठीक है, तो ये वो स्टेट हैं और यूटी हैं जो किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ये जो बॉर्डर कहलाता है, जिसको हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं एलओसी, एलओसी नहीं है, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल है अपने आप में। ठीक है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ ने ये बॉर्डर आपके पार्टीशन के समय जो बॉर्डर लाइन खींची गई थी उसे चार्ल्स रेड क्लिफ ने खींचा था, उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ लाइन पड़ी है। तो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बना और वेस्टर्न पाकिस्तान बना। 1971 के वॉर के बाद हमने क्या किया, हमने हमारा, ठीक है, बांग्लादेश बन के स्टैब्लिश हुआ और ईस्टर्न पाकिस्तान खत्म हो गया। लेकिन बॉर्डर लाइन तो आज भी वही है, रेड क्लिफ लाइन। यानी रेड क्लिफ लाइन हमारे दो बॉर्डर शेयर करती है, एक भारत और बांग्लादेश के साथ और भारत और पाकिस्तान के साथ। और कौन कौन से स्टेट लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, यूटी है। इसके अलावा देखिए एक और हमारे नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर है, वो क्या है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसे कहते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन क्या है, याद रखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, और यही डूरंड लाइन आगे जाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन बन जाती है। तो डूरंड लाइन देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है, और डूरंड लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में भी आती है,
और हमारे यहाँ केवल एक यूटी लगता है। यूटी कौन सा है हमारा? वो है हमारा लद्दाख। ठीक है, ये है हमारा लद्दाख। ये बॉर्डर शेयर होता है हमारा केवल अफगानिस्तान के साथ। अब बात आती है हमारा जो तीसरा नेबरिंग कंट्री है वो कौन है? वो है चाइना। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना। चाइना से जो हमारा बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर हम शेयर करते हैं, तो कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक तो हमारा यूटी है, कौन? आपके लद्दाख। दूसरा हिमाचल प्रदेश हमारा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। उत्तराखंड हमारा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सिक्किम हमारा बॉर्डर शेयर करता है। एंड अरुणाचल प्रदेश ये भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यानी हमारे 4 स्टेट और एक यूटी क्या करता है? चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस बीच देखिए, बीच में कंट्री है हमारी, अभी तक तो हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट था। ठीक है, याद रखिए, वो है नेपाल। नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो देखिए, नेपाल के साथ हमारे 5 स्टेट बॉर्डर टच करते हैं। उत्तराखंड भी है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जगह है, उसका नाम सुना होगा आपने, दार्जिलिंग। गोरखालैंड की मांग उठती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है गोरखालैंड। अगर हो सकता है कि फ्यूचर में कोई नया स्टेट बना इंडिया में, तो वो गोरखालैंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे जो नेपाली कम्युनिटी है पूरी की पूरी, और जो ऐसा कल्चर जो वेस्ट बंगाल से कल्चर मैच नहीं करता है। याद रखिए, पूरा गोरखालैंड एक कम्युनिटी है पूरी, उसकी लंबे समय से मांग उठती रही है। याद रखिए, और यहाँ के सबसे बड़े फेमस लीडर थे जिनकी डेथ हो चुकी कुछ सालों पहले, सुभाष घिसिंग। ठीक है, तो सुभाष घिसिंग यहाँ के सबसे फेमस लीडर थे, जिसने सबसे बड़ी मांग उठाई थी एक सेपरेट स्टेट की, कि हमारे लिए हमारा गोरखालैंड होना चाहिए। एक नया स्टेट, नई कंट्री की बात नहीं हो रही है, नए स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो यही कारण है कि वेस्ट बंगाल का जो गोरखालैंड है वो टच होता है नेपाल और सिक्किम के साथ, इसलिए वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी टच होता है नेपाल और सिक्किम के साथ। ठीक है, फिर आता है भूटान। ये जो भूटान है हमारा, इसके साथ जो बॉर्डर टच होता है वो सिक्किम का बॉर्डर भी लगता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी लगता है एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो हमारे भूटान के साथ हमारे बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब देखिए सिक्किम की कंडीशन, देखिए सिक्किम की लोकेशन को देखिए। सिक्किम के नॉर्थ में कौन है? चाइना। सिक्किम के ईस्ट में कौन है? भूटान। सिक्किम के वेस्ट में कौन है? नेपाल। इसका मतलब सिक्किम वो स्टेट है जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यही कारण है, देखिए सिक्किम के पास में जगह है, भूटान में आती है, वो है डोकलाम। आज से 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले डोकलाम इशू उठा था। चाइना ने जब यहाँ पे बहुत बड़े इलाके में आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू किया, ठीक है, अपनी कॉलोनी डेवलप करने लगा, अपना मिलिट्री एरिया बेस बनाने लगा, तब भारत और चाइना के बीच में एक डोकलाम इशू शुरू हुआ था। डोकलाम हमारा पार्ट नहीं है, डोकलाम भूटान का पार्ट है, लेकिन भूटान की सेफ्टी हमारी है, क्योंकि कोई कंट्री अगर हमारे पास में आके सिक्किम तक आके हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करने लगे, तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट जो हमारे हुए हैं उनका उल्लंघन है अपने आप में। ठीक है, यहीं से डिस्प्यूट शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए, बात आती है चाइना के साथ कौन टच कर रहा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करते हैं 4 स्टेट। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसलिए मणिपुर को फोकस किया था हमने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई है साल भर में, जहाँ पे 2 ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, कई सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ तक कि सिविल वॉर वाली कंडीशन भी पैदा हो गई कि जब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, जहाँ पर आपके लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, जहाँ पे मिलिट्री के अगेंस्ट ही लोग अपने कई सारे मिलिट्री ग्रुप बना लें, मिलिशिया बना लें, तब ऐसी कंडीशन हम कहते हैं सिविल वॉर चल रहा है। बात अलग कि ऑफिशियल रूप से आज तक हमने इसको सिविल वॉर की तरह नहीं देखा है, और ना ही इसको सिविल वॉर की तरह अनाउंस किया गया है। लेकिन जब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म होने लगता है, तो हम कहते हैं कि सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। इसलिए मणिपुर चर्चा में है और 2 ट्राइबल ग्रुप्स चर्चा में है, मैतई एंड कुकी। ठीक है, फिर आता है बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश से क्या क्वेश्चन बनते हैं। बांग्लादेश हमारे काय में आता है, रेड क्लिफ लाइन से हमारा और बांग्लादेश का बॉर्डर टच होता है, और वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा असम है, मेघालय है एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो स्टेट है, ठीक है, जो बांग्लादेश से बॉर्डर टच करते हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और त्रिपुरा 3 डायमेंशन से, 3 एरिया से या 3 डायरेक्शन से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, सराउंडिंग है, इसलिए त्रिपुरा को कहते हैं जीरो स्टेट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, त्रिपुरा को क्या कहते हैं? जीरो स्टेट कहते हैं। अब भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन क्या है? रेड क्लिफ। इंडो अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन क्या है? डूरंट लाइन। इंडो चाइना की बॉर्डर लाइन क्या है? मैकमोहन। और इंडो और बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन क्या है? इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है गुलपाशा जी, क्लियर हुआ आपका जो क्वेश्चन था कि फिर से रिपीट कर दीजिए, क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारे बॉर्डर कंट्री के बारे में जो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अब हमारे दो बॉर्डर और भी तो हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो हमारे वाटर बॉडीज हैं। और वाटर बॉडीज हैं तो उसको भी जानना जरूरी है कि वाटर बॉडीज की बात हो रही है तो कहाँ पर है वाटर बॉडीज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जितनी बार हम मैप बनाएंगे उतनी बार हमारी प्रैक्टिस होगी, उतनी बार हमें मेंस में संभावना होती है क्लियर होने की, क्योंकि मेंस में आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका, और यहाँ पर एक कंट्री से हमारा इशू चल रहा है वर्तमान में, अभी डिस्प्यूट हो रहा है, वो है मालदीव। ठीक है, तो ये है क्या हमारा, ये है हमारा मालदीव, और ये है हमारा श्रीलंका। ठीक है, अब इनके बीच में बॉर्डर क्या है इसी को समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। ये हमारा यूटी है, कौन सा यूटी है? ये है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो बॉर्डर लाइन होगी यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा इस बार, क्योंकि मालदीव का इशू चल रहा है और इसके जो अलग करती है बॉर्डर लाइन, इसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और, ठीक है, इसको सेपरेट करती है, मालदीव और हमारे लक्षद्वीप को सेपरेट करती है। तो हमारा जो मालदीव है हमारा नेबर कंट्री है, वाटर बॉडीज में लगता है, याद रखिएगा, ये हमारी वाटर नेबर कंट्री है अपने आप में, जो 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी बॉर्डर लाइन मालदीव और लक्षद्वीप को सेपरेट करती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर नहीं बना तो पेपर सॉल्व गलत हो जाएगा। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो चीज करंट में चल रही है उसे तो आपको मालूम होना चाहिए। और इंडो श्रीलंका की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट किसको सेपरेट करती है? भारत और श्रीलंका के बीच में बॉर्डर डिसाइड करती है। ये गल्फ ऑफ मन्नार में आती है, याद रखिएगा। जब हम आइलैंड वाला टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो आइलैंड वाले टॉपिक में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, धनुषकोटी, ठीक है, राम सेतु, रामेश्वरम, ये सारे पंबन आइलैंड सब कुछ पढ़ने मिलेगा आपको। लेकिन अभी केवल इंट्रो क्लासेस, थोड़े से हम बेसिक दिख रहे हैं अभी बस। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका जो हमारा और मालदीव जो हमारे वाटर बॉडीज वाले नेबरिंग कंट्री हैं, इनकी दो बॉर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंट है। भारत चाइना के बीच में मैकमोहन है। ठीक है, भारत और आपके बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? ये है पाक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, अलग अलग एग्जामों में, पीएससी में आ चुका है। और दूसरा है 8 डिग्री चैनल, इस बार आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि मालदीव का इशू चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, तो मालूम पड़ा नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे क्या क्या इशू हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अब बात आती है इंट्रो क्लास में महत्वपूर्ण चीज होती है भाई, मीन सी लेवल क्या होता है? हम कहते हैं सी लेवल। अब आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इंडिया का जो हम हाइट किसी भी जगह की सरफेस की वैल्यू निकालते हैं, उसकी हाइट निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? हम निकालते हैं सी लेवल से। ठीक है, अब सी लेवल तो हर जगह अलग अलग हो सकता है भाई, उसकी डीप अलग अलग होती है हर जगह पर। तो सी लेवल कैसे मेजर किया जाए? आप जब किसी ट्रेन से यात्रा पे जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो ट्रेन पे देखिए स्टेशन पे भी एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है भोपाल स्टेशन, और नीचे लिखा होता है सी लेवल से उसकी हाइट लिखी होती है। विदिशा जाइए, बालाघाट जाइए, आप किसी भी भारत में रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, आपको एक येलो कलर का बोर्ड लगा होता है, उस पर नीचे लिखा होता है इसका सी लेवल से इसकी हाइट क्या है। तो हम कौन सा सी लेवल निकालें? क्योंकि हमारे पास तो आपके बे ऑफ बंगाल भी है, हमारे पास अरेबियन सी भी है। ठीक है, हिंद आपके इंडियन ओशन तो हमारा है ही पूरा, हमारे पास हैगा, वो बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सी लेवल कहाँ से काउंट किए जाए? तो याद रखिए बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी से पहले की बात हम करें तो हम कराची पोर्ट से निकालते थे। कहाँ से निकालते थे? कराची पोर्ट। कराची पोर्ट कहाँ पर? पाकिस्तान में। लेकिन अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं मुंबई हाई से। तो आज हम कहाँ से अपना सी लेवल निकालते हैं? मुंबई हाई से मेजर करते हैं अपना सी लेवल को। पहले निकालते थे कराची पोर्ट से, अब कराची पोर्ट तो हमारे पास है नहीं, वो तो पाकिस्तान में चला गया। अब जो हम मेजर करते हैं, वो कहाँ से मेजर करते हैं? मुंबई हाई से। तो आपसे बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में जो सी लेवल निकाला जाता है या काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है सी लेवल, वो कहाँ से मेजर होता है? तो आंसर क्या आएगा? आपके मुंबई हाई से।
ठीक है, अब ये बड़ा इंट्रो वाला क्वेश्चन टॉपिक में पढ़ा जाता है इन सब टॉपिक को, और ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर पेपर बिगड़ता है, क्योंकि जब पेपर में 80% कट ऑफ जा रहा हो तो इसका मतलब, ठीक है, कि बहुत से लोग बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर पेपर तैयार कर रहे हैं, और पढ़ने वाले भी बहुत छोटी छोटी बातों को फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर देते हैं, अरे ये तो छोटा सा डेटा है, हम तो बड़ा सा चीज़ पढ़ेंगे, बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़िए लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को भी याद रखिए, क्योंकि ये अगर गलत हो रहे हैं तो पेपर बहुत ईजी आता है, तो 80% कट ऑफ इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा एक बेसिक टॉपिक हमने कवर करने का प्रयास किया। अब हम जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को अभी हमने केवल मैप पर देखा था, अब उन चीज़ों को हम थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं, ताकि आपके पास जो पीडीएफ आप निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, उन पीडीएफ के प्रिंट आउट को आप फोकस कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय कम है, और आप समय कम है ऐसी स्थिति में अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप वीडियो लेक्चर देख ही रहे हैं, लाइव वीडियो को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ निकालते जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। पीडीएफ पे जो आपको दी जाएगी इसमें इससे अलग आपको जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की, क्योंकि कंप्लीट आपका जो मटेरियल होगा इसमें सब कुछ होगा, ठीक है, याद रखिए सारी काम, डेटा भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होंगे, डायग्राम भी होंगे, सब कुछ होगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो हमने देखा था कि भाई एक बेसिक सा कि इंडिया की पोजीशन देखी थी, इंडिया के नॉर्थ से साउथ आपके एक्सटेंशन कितना है, ठीक है, इंडिया की नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना था इंडिया का, 3214 किलोमीटर था, इंडिया के ईस्ट से वेस्ट कितना था, 2933 किलोमीटर था। इन सब चीज़ों को डिस्कशन कर चुके हैं अभी हम मैप पर, लेकिन ये है थ्योरी में, थ्योरी आपको जरूरी होती पढ़ना, क्योंकि मैप के बाद बाद आप कम से कम थ्योरी आपको याद रह जाती है, ठीक है, मैप आप भूल भी सकते हैं लेकिन थ्योरी आप नहीं भूलना है आपको। इंडिया का एरिया कितना था, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 7 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ये हमने पढ़ा था। इंडिया का वर्ल्ड सरफेस का कितना है, 2.43% है, ये हमने पढ़ा था। ये सब चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन हमने डिस्कशन कहाँ पर किया, मैप पर किया था, और मैप पर आपको जल्दी समझ में आया भी होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है सब ट्रॉपिकल, और सदर्न पार्ट कहलाता है ट्रॉपिकल। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है, और 8 स्टेट से जब पास होती है तो कौन कौन से 8 स्टेट हैं वो, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखी कि भाई हमारा नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। नॉर्दर्न पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। अगर वेस्ट सदर्न पॉइंट की बात करें तो हमारा आपका इंदिरा पॉइंट है जो आपके ग्रेट निकोबार में आता है, तो इंदिरा कॉल ऊपर है और साउथ में है इंदिरा पॉइंट। ईस्टर्न की बात करें तो किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, और वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वह है गुजरात में गोहर मोता। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशन की बात हुई थी, तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या थी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यही थी हमारी पोजीशन। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम कितना है, हम 29 डिग्री एक्सपेंड करते हैं, और 29 डिग्री के कारण हमारे बीच का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो 116 यानी 1 आवर 60 मिनट का हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। यही से क्वेश्चन बनता है कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में या टाइम में कितना डिफरेंस आता है, तो एक्यूरेट पूछा जाएगा तो 1 आवर 60 मिनट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और बहुत सी बुक्स में देखिएगा 9 लिखा होता है, जबकि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है, इसलिए अब 8 यूटी बने बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने देखा नेबर कंट्री के साथ कि नेबर कंट्री में भारत पाकिस्तान लगता है, भारत अफगानिस्तान के, भारत चाइना, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं हम, ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर ये शेयर करते हैं हमारे 7 लैंड बॉर्डर कंट्रीज हमारे साथ शेयर करती हैं हम, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए,
हमने देखा था कि भाई हम शेयर करते हैं किसके साथ, हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, हम शेयर करते हैं अपना बॉर्डर भूटान के साथ, हम शेयर करते हैं अपना बॉर्डर नेपाल के साथ, हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका शेयर करते हैं। देखने में हमें ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ तक कि चाइना आंसर लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। चाइना वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, सही बात है, लेकिन हमारे साथ बॉर्डर बहुत छोटा है, उसका सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है हमारे साथ। अब यहाँ से याद क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे लगता है, अब 7 कंट्री हैं, हम याद कैसे रखेंगे। जी हाँ उपेंद्र जी, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको पोस्ट पीडीएफ और प्री पीडीएफ दोनों मिलेंगी। वो पीडीएफ जो आपको दी गई है नोट्स के रूप में, जो प्रिंट आउट निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, और आपके पोस्ट पीडीएफ जो आपको यहाँ डायग्राम बनाए जा रहे हैं, एक तो पीपीटी का पार्ट होता है, और ये जो हिस्सा बनाया जा रहा है, हाथों से समझाया जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोटिंग की जा रही है, ठीक है, फैकल्टी के द्वारा जो भी नोटिंग की जाएगी, वो पीडीएफ आपको पोस्ट पीडीएफ कहलाएगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसमें पोस्ट पीडीएफ में वो नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो एक होगी प्री पीडीएफ, एक होगी पोस्ट पीडीएफ, ताकि ऐसा ना हो कि आपको नोटिंग करनी पड़े। ठीक है, तो प्री पीडीएफ में तो आपको पूरा नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो समझाते हुए लिखा जाएगा, जो डायग्राम बनाए जाएंगे, जो फ्लो चार्ट बनाए जाएंगे, जो सर्कल मेथड का इस्तेमाल होगा, जो भी चीज़ हम नोटिंग करेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। उसकी पीडीएफ आपको अलग से जरूरत नहीं है लिखने की, आपको प्री पीडीएफ और पोस्ट पीडीएफ दोनों मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब बात समझ में, क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे याद रखा जाए इन सातों को। ठीक है, सबसे आसान तरीका, जैसे हमने अभी पढ़ा था, रुक चीन अब आया भारत, जिससे हम दुनिया के 7 जो लार्जेस्ट कंट्री हैं, इसमें 7 पोजीशन में हम आते हैं, तो हमसे 6 बड़े कंट्री कौन से हैं वो हमने पढ़ा था। हिंदी में ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। ऐसे ही हिंदी में एक और ट्रिक बनाई गई है इसको याद रखने की, कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसका साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो सबसे आसान तरीका इसका जो बनाया गया है वो है 55 MBA। याद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पोस्ट पीडीएफ में भी, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इरेज नहीं करूंगा, ऐसे ही रहेगा ये 55 MBA। अब 55 को क्या कर लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, बा के लिए बी, चा के लिए सी, पा के लिए पी, ना के लिए एन। अब ये क्या बन गया, 55 MBA। अब देखिए कितना आसान हो गया याद रखना। बी मतलब बांग्लादेश, सी मतलब चाइना, पी मतलब पाकिस्तान, एन मतलब नेपाल, एम मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान, ए मतलब अफगानिस्तान। यानी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया, बांग्लादेश के साथ, और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चनों में हम ये तो पढ़ लेते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, और सबसे शॉर्ट बॉर्डर किससे शेयर करता है इंडिया। एग्जाम बनाने वाला जानता है, आप याद कर चुके हैं कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये आपने याद कर लिया, सबको मालूम है। इसमें एग्जाम में बनाने वाला ऑप्शन में बांग्लादेश लिखेगा ही नहीं, बल्कि क्या करेंगे, वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में लिख देंगे कि भाई पाकिस्तान, नेपाल, चाइना एंड भूटान। अब बताइए इसको डिसेंडिंग के असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। अब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अगर आ गया, और आपको तो बांग्लादेश मालूम था, अफगानिस्तान मालूम था, आपको बीच वाले याद ही नहीं थे, तो पेपर गलत हो जाएगा। तो इसलिए 55 MBA ये सबसे आसान ट्रिक है बॉर्डर को याद करने की। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे लगता है, बांग्लादेश। अब देखिए चारों लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में बताना है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो आप क्या लिखेंगे, 55 MBA, और देख लीजिए यानी चाइना सबसे लॉन्गेस्ट है। चाइना भी हटा दीजिए तो पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है, नेपाल के बाद भूटान आएगा। इससे आसान हो जाएगा याद रखना, बड़ा इजी हो जाएगा। हमें याद नहीं रखना है, हमें पूरा का पूरा रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान ट्रिक हो गई 55 MBA। पेपर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को आ जाए, आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये इसमें आपको पोस्ट पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा। ठीक, उपेंद्र जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपको थ्योरी नोट्स भी पूरे मिलेंगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, पोस्ट पीडीएफ भी पूरी मिलेगी,
ठीक है, प्री पीडीएफ ही पूरी मिलेगी और साथ ही साथ जो मैप दिए हैं सब कुछ मिलेगा पीडीएफ में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई थ्योरी की नोट्स दे दी जाएंगे जिसमें केवल थ्योरी लिखी होगी, नहीं, जो भी आप पीपीटी यहाँ बनी है पीडीएफ फॉर्म में वो पूरी मिलेगी, जो नोटिंग यहाँ पे की जा रही है वो भी आपको पूरी मिलेगी। ये केवल यह नहीं कि आपको पैराग्राफ में हम 4-5 पॉइंट दे देंगे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पढ़ाया गया वो पूरा, साथ ही साथ जो भी यहाँ लिखा गया वो भी पूरा आपको मिलेगा, उसको भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आसानी से, ताकि आपका समय बच सके। और यही उद्देश्य है कि भाई कम समय में, ठीक है, हमें तैयारी करनी है, तो हम लिखने में समय अभी खर्च नहीं कर सकते, याद रखिए, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। ठीक है, ठीक है ओपन जी। तो ये है, इसके साथ साथ देखिए अब कभी कभी पेपर आजकल आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो मान लो बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, तो कभी कभी लोग किलोमीटर याद कर लेते हैं, किलोमीटर जरूरत नहीं है पढ़ने की, आपको केवल डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर मालूम होना चाहिए बॉर्डर का, ये डेटा जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगर पढ़ना ही है तो केवल बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का पढ़ लीजिए, 106 और 4096, याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा सब कुछ पढ़ें, अगर ये पढ़ने बैठेंगे तो मेजर पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अनावश्यक डेटा में ही उलझे रह जाएंगे। अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, काम की चीज़ें पढ़नी है, पैटर्न को समझना है, और पैटर्न को समझने के लिए आपको पीवी सर के पेपर खूब सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप पैटर्न को समझ पाएंगे। ये नहीं कि आप पूरे के पूरे डेटा को याद करने लगे, डेटा कौन सा अच्छा है, कौन सी चीज़ें हैं, वो आपको समझाया जाएगा पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा पूरा टॉपिक, आपको क्लास हमने डिस्कस करी चीज़ों को समझते हुए कि भाई इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि हम प्री और मेंस दोनों पर फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ब्रॉड है अपने आप में। हम केवल प्री पढ़ेंगे तो हम केवल 40% सिलेबस ही कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम प्री और मेंस दोनों के कॉमन टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं तो अपने सिलेबस का 60% कवर कर पाते हैं। तो ऐसे में 30% प्री पढ़ने से अच्छा है कि प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाए। इससे ये फायदा होगा कि आपका 60% सिलेबस मेंस से पहले ही कवर हो जाएगा, तो मेंस में आपको केवल 40% सिलेबस ही कवर करना है बस। ठीक है, ये आपका फायदा होगा। साथ ही साथ दो फायदे क्या होंगे, केवल आप प्री पढ़ते हैं तो डेटाबेस पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो मेंस में कॉन्सेप्ट होते हैं, प्री में डेटा ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो आप बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं, इससे आपकी स्टडी भी बेहतर होगी। तो आज का हमने जो टॉपिक शुरू किया था इसमें ज़्यादा मेंस नहीं था, केवल इंट्रो पोर्शन था। कल हम जो पढ़ेंगे उसके हम डिस्कशन आपको पहले ही कर लेते हैं। कल हमारा ज्योग्राफी की जो क्लास होगी यूनिट नंबर 3 में हम शुरू करेंगे फिजिकल डिवीजन से, क्योंकि बिना फिजिकल डिवीजन के आप डायरेक्ट माउंटेन या प्लेट्यू नहीं पढ़ सकते। फिजिकल डिवीजन का ही पार्ट होता है माउंटेन, फिजिकल डिवीजन ही पढ़ते हैं आप प्लेट्यू, फिजिकल डिवीजन में यहाँ पढ़ेंगे प्लेन, फिजिकल डिवीजन में ही आप पढ़ेंगे, याद रखिए, जो आइलैंड्स हैं हमारे, थार डेजर्ट है हमारा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या होता है, ठीक है, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, ये सारे डिस्कशन हमारा काय में होता है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है जिसको हम कल शुरू करेंगे। आज की क्लास हमने केवल इंट्रो देखा था कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है कि साउथ हेमिस्फीयर में है, इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है, ठीक है, इन सब चीज़ों की हम डिस्कशन किया था हमने आज। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास को लेकर जो चलने वाली है याद रखिए, इसको लेकर कोई क्वेश्चन हो और कोई भी सुधार है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं अपनी, ठीक है, बता सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाइव चैट चलती है, लाइव चैट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ उपेन जी, गुलपाशा जी, उपेन जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तिमशी जी, जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप सभी लोग, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे फिजिकल डिवीजन से। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।